ऐसी ही बेहतरीन कहानियाँ सुनने के लिए केपी नॉवल चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आने वाली कहानियों के बारे में जानने के लिए हमारे टेलीग्राम से जुड़ें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। नेक्रोमांसर ऑफ द शैडोज, अध्याय 1161, सम्राट वेलगोथ के विरुद्ध, भाग 1। मैं तुम्हें इसलिए मारना चाहता हूँ क्योंकि कुछ लोग तुम्हें जीवित रखना चाहते हैं और मैं उन कमीनों को उनकी मर्जी से नहीं चलने दूंगा। सम्राट वेलगोथ की बातें सुनकर इवान दंग रह गया। उसने कई कारणों के बारे में सोचा था कि वेलगोथ के मन में उसके प्रति इतनी गहरी हत्या की मंशा क्यों हो सकती है, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि कारण इतना अजीब होगा। वह उसे सिर्फ इसलिए मारना चाहता था क्योंकि कोई और उसे जीवित रखना चाहता था, और वेलगोथ को उनसे दुश्मनी थी, इसलिए उसे मारकर वह उनकी योजनाओं को विफल करना चाहता था। हालांकि कारण अप्रत्याशित था, लेकिन इसने इवान को और भी ज्यादा सतर्क कर दिया। वेलगोथ के ठंडे लहजे से ये स्पष्ट था कि वह उस व्यक्ति से बिल्कुल नफरत करता था जो इवान को जीवित रखना चाहता था, लेकिन किसी कारण से वह उनसे सीधे तौर पर भिड़ नहीं सकता था, इसलिए उसने इवान को मारने का फैसला किया। सम्राट वेलगोथ रैंक 5 को रिवॉल्वर था, और अगर वह उन लोगों के साथ कुछ नहीं कर सकता था तो इसका मतलब था कि वे कम से कम उसके बराबर शक्तिशाली थे, अगर उससे ज्यादा शक्तिशाली नहीं। मेरे जीवन को धिक्कार है, मुझे मत बताओ कि रैंक 6 को रिवॉल्वर मेरे पीछे आ रहे हैं। इवान ने अपनी रीढ़ की हड्डी में ठंडक दौड़ते हुए सोचा। उसने अपने विचारों को शांत करने के लिए एक पल लिया और फिर धीमी आवाज में पूछा, ये लोग कौन हैं जो मुझे पकड़ना चाहते हैं? इवान की बात सुनकर वेलगोथ ने उपहास किया और ठंडी आवाज में जवाब दिया, No well, Beak Jan.c ओम। क्या वे तुम्हारे कुछ पुराने दोस्त नहीं हैं? मेरे पुराने दोस्त? वेलगोथ के शब्दों पर इवान का दिल धड़क उठा और उसे तुरंत एहसास हुआ कि वेलगोथ उसके बारे में बात नहीं कर रहा था, वह एजरोथ के बारे में बात कर रहा था। जब वेलगोथ का प्रेत उसकी सफलता के दौरान प्रकट हुआ तो उसने एजरोथ के नाम का उपयोग करके उसे हेरफेर करने का प्रयास किया, लेकिन उस समय वेलगोथ की प्रतिक्रिया ने यह स्पष्ट कर दिया कि वह एजरोथ के नाम से जुड़े खतरों से परिचित था। चूंकि वेलगोथ एजरोथ को जानता था, इसलिए यह संभव था कि उसने उसे पहचान लिया था, भले ही उसका वर्तमान रूप उसके पिछले स्वरूप से पूरी तरह मेल नहीं खाता था। वह अभी भी कुछ हद तक एजरोथ जैसा ही था, सिवाय इसके कि वह लगातार उस ठंडी आभा को विकीर्ण नहीं करता था। जिस तरह से वह बोल रहा है, ऐसा नहीं लगता कि जो लोग मुझे चाहते हैं वे एजरोथ के दोस्त हैं। इवान का चेहरा काला पड़ गया जब उसने ये सब सोचा, और वह एजरोथ को अच्छी तरह पीटना चाहता था। उसने अभी तक ओरिजिन यूनिवर्स में प्रवेश भी नहीं किया था, लेकिन एजरोथ ने अतीत में जो दुश्मन बनाए थे वे पहले से ही उसके लिए आ रहे थे। धिक्कार है, मैं अपने पिछले जन्म में वाकई एक पागल कमीना था। इवान ने मन ही मन कोसा और सम्राट वेलगोथ की ओर देखा। उसका दिमाग तेजी से चल रहा था। क्या तुम मुझे इन लोगों के बारे में और बता सकते हो जो मुझे जिंदा चाहते हैं? इवान का सवाल सुनकर वेलगोथ की अभिव्यक्ति उदासीन रही, जिससे ये स्पष्ट हो गया कि उसका कुछ और बताने का कोई इरादा नहीं था। ऐसा नहीं था कि वेलगोथ को जवाब देने में कोई आपत्ति थी। अब जब इवान उसके ठीक सामने खड़ा था तो उसकी नज़र में वह मर चुका था, इसलिए कुछ बातें बताने में कोई बुराई नहीं थी। हालांकि एजरोथ से जुड़ा हर विषय संवेदनशील था। वेलगोथ गलती से कुछ ऐसा नहीं कहना चाहता था जिससे गलत तरह की परेशानी हो, जैसे कि गलती से एजरोथ का नाम बोलना और गंभीर रूप से घायल हो जाना। वेलगोथ के ठंडे और उदासीन व्यवहार को देखकर इवान ने आह भरी, लेकिन आगे नहीं पूछा। वेलगोथ ने पहले ही उससे ज्यादा बता दिया था जो उसने उम्मीद की थी, इसलिए वह परेशान नहीं था। ठीक है, अधिक जानकारी प्राप्त करने का सबसे अच्छा तरीका उसे शैडो अनडेड में बदलना है, लेकिन मुझे ऐसा करने के लिए रैंक 4 के मध्य स्तर तक पहुंचने की आवश्यकता है। इवान ने सोचा, अपना सिर हिलाते हुए और सभी अनावश्यक विकर्षणों को त्यागते हुए जैसे जैसे उसकी अभिव्यक्ति गंभीर होती गई। सम्राट वेलगोथ ने इवान के व्यवहार में परिवर्तन को देखा और खुद को थोड़ा सा सिर हिलाया, क्योंकि बहुत कम लोग ऐसी अशुभ बातें सुनने के बाद इतनी जल्दी अपना संयम वापस पा सकते हैं। सम्राट वेलगोथ के पीछे की बाधा फिर से हिल गई और कुछ ही क्षणों बाद एल्ड्रिच प्राणियों का एक विशाल झुंड उभरने लगा, जो एक के बाद एक आगे बढ़ते गए। इस भीड़ का नेतृत्व 3 शक्तिशाली रैंक 4 प्राणी कर रहे थे, मोरवेल, ओथेरिक और निथोर। उनके पीछे हजारों एल्ड्रिच प्राणी मैदान में भरे हुए थे, जिनमें से अधिकांश रैंक 1 से लेकर रैंक 2 के शिखर तक थे, और उनके बीच मुट्ठी भर रैंक 3 प्राणी खड़े थे। इवान ने एल्ड्रिच प्राणियों की सेना को देखते हुए अपनी आंखें सिकोड़ लीं। एक ही नज़र से इवान ये बता सकता था कि वेलगोथ द्वारा अपने साथ लाए गए सभी एल्ड्रिच प्राणी सामान्य से बहुत दूर थे, क्योंकि उनकी उपस्थिति और गति उसके द्वारा मारे गए पिछले एल्ड्रिच प्राणियों की तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली थी। एल्ड्रिच जीव एक के बाद एक बाधा से बाहर निकलते रहे और कुछ ही सेकंड में 1 लाख से अधिक कुलीन एल्ड्रिच जीवों की सेना सम्राट वेलगोथ के पीछे खड़ी हो गई। सम्राट वेलगोथ की भयानक आभा का दबाव पहले से ही कुचल रहा था, लेकिन अब उसके पक्ष में 1 लाख अतिरिक्त जीवों के साथ तीव्रता इतनी बढ़ गई कि इवान को भी आकाश में अपनी स्थिति बनाए रखने के लिए संघर्ष करना पड़ा, क्योंकि अदृश्य वजन ने उसे नीचे की ओर जमीन के करीब धकेल दिया।
हजारों जीवों से निकलने वाले भारी दबाव को महसूस करते हुए इवान का खून खौलने लगा और उसकी छाया बेतहाशा फैल गई, जो उसके पीछे दसियों किलोमीटर तक फैल गई। जैसे जैसे उसकी छाया चौड़ी होती गई, शक्तिशाली आभा आकाश की ओर बढ़ी और उसकी गहराई से आकृतियां उभरने लगीं, जिनमें से प्रत्येक में काली ऊर्जा भरी हुई थी। गोबो, अल्बेलू, रैटलर, मिस स्पाइडर, निहिलिस और अन्य छाया मरे हुए छाया भंडारण से बाहर निकले और अपनी भयानक चमकती बैंगनी आंखों से एल्ड्रिच प्राणियों को देखा। कुछ ही क्षणों में 50,000 छाया मरे हुए इवान के पीछे खड़े हो गए, उनकी डरावनी उपस्थिति हवा में भर गई। लेकिन चीजें यहीं खत्म नहीं हुई, क्योंकि निहिलिस ने अपने हाथ में हड्डी का डंडा उठाया और एक पल बाद अतिरिक्त 60,000 कंकाल और 3 विशाल हड्डी के ड्रैगन छाया मरे हुए के साथ खड़े हो गए। उनके आसपास का वातावरण मृत्यु और क्षय की गंध से भारी हो गया, क्योंकि उनकी विरोधी सेना ने एल्ड्रिच सेना की शक्तिशाली आभा के खिलाफ पीछे धकेल दिया। दो सेनाओं की आभा का टकराव इतना शक्तिशाली था कि उनके बीच का स्थान जबरदस्त ऊर्जा से अव्यवस्थित होकर विकृत होने लगा। 50,000 छाया मरे हुए को देखकर ओथेरिक, निथोर और अन्य एल्ड्रिच प्राणी अचंभित रह गए। उन्हें जो पता था उसके अनुसार जब इवान ने उनकी सेना को शून्य क्षेत्र में फंसाया था, तब वहां 20,000 से भी कम छाया मरे हुए लोग थे। अब इन काले मरे हुए लोगों में से लगभग 50,000 को देखकर उनकी आंखें चौंककर चौड़ी हो गईं। हालांकि उनका आश्चर्य ज्यादा देर तक नहीं रहा और उन्होंने जल्दी से खुद को संभाला। उनकी आंखें वेलगोथ की ओर मुड़ गईं, जो अभी भी उदासीन भाव से खड़ा था। ये सही है, उन्होंने खुद से सोचा, महामहिम के यहाँ होने से इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह आक्रमणकारी कितने छोटे लोगों को बुलाता है। ये सोचकर कि उनका सम्राट उनके साथ लड़ रहा था, एल्ड्रिच प्राणियों ने मरे हुए लोगों की विशाल सेना की ओर ठंडी आंखों से देखा, जो हत्या के इरादे से भरी हुई थीं। ये देखते हुए कि ओथेरिक और अन्य एल्ड्रिच प्राणी अब और इंतजार नहीं कर सकते थे, वेलगोथ ने उन पर एक नजर डाली और हल्का सा सिर हिलाया। इस मौन आदेश को प्राप्त करते ही मोरवेल की आंखों में एक भयंकर चमक चमक उठी और एक जोरदार चिल्लाहट के साथ वह बेजोड़ गति से आगे बढ़ा। मार डालो! अन्य एल्ड्रिच प्राणी उसके पीछे चले गए। उनकी दहाड़ें गूंज रही थीं, क्योंकि वे इवान की मरे हुए लोगों की सेना की ओर भाग रहे थे। उनकी भयंकर गति ने युद्ध के मैदान को हिला दिया। उनके सामूहिक रक्तपात ने हवा को क्रोध और विनाश के तूफान में बदल दिया। गोबो और अन्य छाया मरे हुए लोग आने वाले हमले से नहीं डरते थे, और एल्ड्रिच प्राणियों को अपनी ओर बढ़ते देखकर उनके शरीर से एक क्रूर शक्ति चमक उठी और वे भी आगे बढ़ गए। दोनों सेनाओं के दमनकारी आभा के तहत 1000 किलोमीटर के भीतर सब कुछ कांपने लगा। उनकी संयुक्त उपस्थिति के वजन के नीचे जमीन हिल गई और युद्ध की आवाजें परिदृश्य के माध्यम से गर्जना करने लगी, क्योंकि हथियारों की पहली झड़पें हुईं और युद्ध के मैदान में खून बहने लगा। आकाश, जो पहले से ही नारंगी लाल रंग से धुंधला हो गया था, युद्ध के हिंसक तूफान के प्रज्वलित होने के कारण पूरी तरह से काला हो गया, जो एक ऐसे युद्ध की शुरुआत का संकेत था जो भविष्य में आदिमानवों के बीच दूसरे युद्ध को जन्म देगा। अध्याय 1162 सम्राट वेलगोथ के विरुद्ध भाग 2। लड़ाई शुरू होते ही गोबो तुरंत मोरवेल की ओर दौड़ा, जो उसके समान ही चौथे रैंक के मध्य स्तर पर था। मोरवेल ने भी गोबो को अपना लक्ष्य इसलिए चुना क्योंकि उसकी नज़र में इवान के अलावा कोई और नहीं था जो उसका सामना कर सके, और चूंकि वह इवान से नहीं लड़ सकता था, इसलिए उसने गोबो को अपना प्रतिद्वंद्वी चुना। वे दोनों ही बिजली की तरह तेज थे, खासकर मोरवेल, जो हत्या करने में कुशल था और अविश्वसनीय रूप से उच्च चपलता रखता था। उनकी आगे की हरकतें इतनी तेज थीं, ऐसा लग रहा था मानो वे टेलीपोर्ट हो गए हों और वे एक पल में एक दूसरे के सामने आ गए। हवा गरजने लगी और आसमान फटने लगा जब गोबू ने अपनी विकृत भुजाओं को घुमाया और मोरवेल पर अपनी पूरी ताकत से हमला किया। हमले की ताकत ने हवा को कांपने पर मजबूर कर दिया। हालांकि गोबू को आश्चर्य हुआ कि मोरवेल ने उसके हमले को चकमा देने या रोकने का प्रयास नहीं किया। इसके बजाय उसने एक कदम आगे बढ़ाया, जिससे उसका हमला जमीन पर उतर गया। गोबू की विशाल भुजाएं कच्ची शक्ति से चमकती हुई मोरवेल के शरीर से टकराईं, लेकिन अगले ही पल मोरवेल का रूप काले धुएं के गुबार में फट गया और हवा में गायब हो गया। उसी समय स्विश, गोबू के पीछे की जगह एक तेज खंजर जैसी रोशनी से फट गई और उस आंसू के भीतर से काले धुएं में लिपटी एक आकृति उभरी, जिसने सीधे गोबू की गर्दन पर खंजर से वार किया। मोरवेल के अचानक गायब होने से चौंककर गोबू के पास प्रतिक्रिया करने का समय नहीं था। खंजर बिजली की तरह चला और भयावह गति से गोबू की गर्दन पर वार किया। हालांकि खटखटाना, खून बहने का अपेक्षित दृश्य नहीं हुआ। इसके बजाय एक धातु की खटखट की आवाज सुनाई दी और गोबू का शरीर प्रभाव से थोड़ा लड़खड़ाया, लेकिन सुरक्षित रहा। ये देखकर मोरवेल की आंखें कांप उठीं और उसे तुरंत एहसास हुआ कि उसका हमला बेअसर था। एक विकृत हाथ को फिर से अपनी ओर झूलते हुए देखकर मोरवेल एक बार फिर तेजी से गायब हो गया। गोबू से कुछ मीटर की दूरी पर फिर से प्रकट होते हुए मोरवेल की तीखी आंखों ने उसके सामने एल्ड्रिच हॉरर जैसे प्राणी का अध्ययन किया। उसकी अभिव्यक्ति गंभीर हो गई। ओथेरिक और निथोर द्वारा दी गई जानकारी के कारण मोरवेल को पहले से ही पता था कि इवान द्वारा बुलाए गए मरे हुए लोग अजीब थे, जो किसी भी नुकसान को आपस में समान रूप से वितरित करने में सक्षम थे।
लेकिन इसके बारे में सुनना और इसे सीधे अनुभव करना दो पूरी तरह से अलग चीजें थीं। जब उसने पहली बार इस क्षमता के बारे में जाना था तो मोरवेल ने इसे बहुत गंभीरता से नहीं लिया था। लेकिन अब ये देखने के बाद कि कैसे एक हमले ने गोबू को गंभीर रूप से घायल कर दिया था, उसने उसे मुश्किल से प्रभावित किया था, उसे आखिरकार समझ में आया कि यह क्षमता वास्तव में कितनी भयानक थी। अब मुझे समझ में आया कि महामहिम ने हमें इन मरे हुए लोगों से निपटने का आदेश क्यों दिया जबकि वह उस हमलावर को खत्म कर रहा था। यदि ये लाखों मरे हुए लोग जो आपस में नुकसान बांटने में सक्षम हैं महामहिम को रोकने की कोशिश करें तो इस बात की अच्छी संभावना है कि वे आक्रमणकारी को भागने के लिए पर्याप्त समय खरीदने में सफल हो सकते हैं। मोरवेल ने गंभीरता से सोचा। गोबू को जल्दी से मारने और अन्य एल्ड्रिच प्राणियों की सहायता करने की उसकी प्रारंभिक इच्छा गायब हो गई। अब वह केवल गोबू को तब तक रोकना चाहता था जब तक सम्राट वेलगोथ इवान को मार नहीं देता। एक बार जब समनकर्ता मर जाता है तो मरे हुए लोग स्वाभाविक रूप से गायब हो जाते हैं, इसलिए उसे खुद को परिश्रम करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। बिना एक शब्द कहे मोरवेल एक बार फिर काले धुएं के गुबार में बदल गया और गोबू की दृष्टि से गायब हो गया। उसकी छिपने की क्षमता मोर जारक से बिल्कुल अलग स्तर की थी और उसे पूरा विश्वास था कि वह सम्राट वेलगोथ के काम खत्म होने तक गोबू को रोक सकता है। लेकिन गोबू ने मोरवेल को एक बार फिर गायब होते देखकर उपहास किया और अपनी आंखों की रसातल क्षमता को सक्रिय कर दिया। उसके पेट पर दर्जनों आंखें भंवर की तरह घूमने लगी और उसकी दृष्टि नाटकीय रूप से बदल गई। उसके चारों ओर की दुनिया काली और सफेद हो गई, हर जगह रंग बिरंगी आभाएं घूम रही थीं। लगभग तुरंत ही गोबू ने एक विशेष आभा को देखा जो बगल से उसकी ओर आने की कोशिश कर रही थी। आभा को देखते ही उसके सिर के ऊपर के मुंह गहरी हंसी के साथ खिलखिलाने लगे। क्रैक! अचानक गोबू की काली त्वचा फट गई और उसके शरीर से दर्जनों मोटे फेंकते हुए तंबू निकल आए जो सीधे मोरवेल की छिपी हुई जगह की ओर जा लगे। क्या? मोरवेल तब दंग रह गया जब टेंटिकल्स सीधे उसके पास आए। उसने कभी नहीं सोचा था कि गोबू उसे इतनी जल्दी ढूंढ लेगा। टेंटिकल्स बिजली की तरह चले, हवा में चाबुक की तरह गरजते हुए। मोरवेल ने मुश्किल से खुद को समय रहते समायोजित किया और उनमें से अधिकांश को चकमा दिया और अपने खंजर का इस्तेमाल करके कुछ हमलों को रोक दिया। लेकिन टेंटिकल्स इतने ज्यादा थे कि उनसे पूरी तरह बचना मुश्किल था और उनमें से कई उसके पेट और छाती में जा लगे जिससे वह उड़ गया और उसके घावों से खून बहने लगा। भाड़ में जाओ! मोरवेल ने बीच हवा में शाप दिया, अपने शरीर को नियंत्रित करने की कोशिश की और एक बार फिर अदृश्य हो गया। लेकिन उसे निराशा हुई। गोबू अपने छिपने के कौशल से बिल्कुल भी प्रभावित नहीं हुआ। उसके पेट पर आंखें तेजी से घूम गईं और ऐसा लगा जैसे गोबू अभी भी उसे स्पष्ट रूप से देख सकता है, उस पर लगातार हमला कर रहा है। लानत है! गोबू को अपनी छिपने की क्षमता को पूरी तरह से अनदेखा करते हुए देखकर मोरवेल ने शाप दिया। उसका चेहरा एक बदसूरत भाव में बदल गया। संकट की एक हल्की सी भावना गोबू की आभा ने उसे अपनी चपेट में ले लिया। उसकी मुड़ी हुई भुजाएं और तंबू बिजली की तरह उस पर टूट पड़े। यह महसूस करते हुए कि उसकी छिपने की क्षमताएं पूरी तरह से बेकार थीं, मोरवेल ने अनिच्छा से अपनी ऊर्जा बचाने के लिए उनका उपयोग करना बंद कर दिया। उसका तेज खंजर एक काली आभा के साथ मंद रूप से चमक रहा था और जैसे ही गोबू के तंबू उसे मारने वाले थे उसने बिजली की गति से वार किया, एक पल में सभी निकटवर्ती तंबुओं को काट दिया। हालांकि इससे पहले कि मोरवेल जीत का कोई एहसास महसूस कर पाता, उसने अविश्वास में देखा कि उसने जो तंबू काटे थे वे लगभग तुरंत फिर से जीवित हो गए और गोबू में चोट का कोई निशान नहीं दिखा। दहाड़! गोबू के मुंह से एक भयानक दहाड़ निकली और वह एक बार फिर मोरवेल की ओर बढ़ा। उसका राक्षसी शरीर अथक ऊर्जा से भरा हुआ था। भाड़ में जाओ! ये किस तरह का मरे हुए प्राणी है? मोरवेल ने जोर से गाली दी। गोबू के अधिक दृष्टिकोण को देखकर उसकी खोपड़ी में झुनझुनी महसूस हुई और उसके पास उस मरे हुए राक्षस से सीधे युद्ध में शामिल होने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। वे दोनों प्रकाश की लकीरों की तरह आगे बढ़े, हर सेकंड में हजारों बार टकराते हुए। उनके नीचे की जमीन टूट गई और सैकड़ों किलोमीटर के भीतर का स्थान खुद ही फट गया क्योंकि गोबू की मुड़ी हुई भुजाएं और तंबू मोरवेल के खंजर की तेज रोशनी से टकराए। जबकि गोबू और मोरवेल ने उग्र रूप से लड़ाई की, अन्य एल्ड्रिच जीव और छाया मरे हुए भी भयंकर युद्ध में उलझे हुए थे। ओथेरिक और निथोर, दो शुरुआती स्तर के रैंक 4 एल्ड्रिच जीव 6 रैंक 3 छाया मरे हुए जीवों के खिलाफ लड़ते समय बदसूरत भाव रखते थे। उनकी हताशा इसलिए नहीं थी कि वे अपने दुश्मनों को हरा नहीं पाए, बल्कि इसलिए कि वे जिन 6 शैडो अनडेड का सामना कर रहे थे वे उन्हीं रैंक 3 एल्ड्रिच प्राणियों के शैडो अनडेड थे जिन्हें वे इवान को मारने के लिए अपने साथ लाए थे। ये प्राणी उनके अधीनस्थ थे, लेकिन अब वे उनके खिलाफ मुड़े हुए शैडो अनडेड बन गए और उन लोगों के अनडेड संस्करणों के खिलाफ लड़ रहे थे जिन्हें वे कभी कमांड करते थे, जिससे उनमें क्रोध भर गया। इस बीच अल्बेलू, हाना, एक्लिप्स, एक्वा और अन्य शैडो अनडेड भी भीषण लड़ाई में लगे हुए थे। मिस पाइड के आशीर्वाद की बदौलत वे समान रैंक के कई विरोधियों का सामना करते हुए भी अपनी जमीन पर डटे रहे। नोव एल बी JNN। उन्होंने जमकर लड़ाई की, उनकी शक्तियां अराजक युद्ध के मैदान में बिखर गईं।
आसमान से खूनी बिजली गिर रही थी, पानी के ड्रैगन उत्पात मचा रहे थे और काली छायाएं अराजकता के बीच से गुजर रही थीं, कभी कभी निर्दयी सटीकता के साथ एल्ड्रिच प्राणियों का सिर काट रही थीं। कुछ ही मिनटों में खून की बदबू हवा में फैल गई, जिससे युद्ध के मैदान का वातावरण खून से लाल हो गया। लेकिन ये घटना ज्यादा देर तक नहीं चली, क्योंकि जमीन ने जल्द ही गिरे हुए एल्ड्रिच प्राणियों के मांस और खून को सोख लिया, जिससे नरसंहार का कोई निशान नहीं बचा। इवान और वेलगोथ ने पीछे से युद्ध के मैदान का निरीक्षण किया और कुछ मिनटों तक अपनी सेनाओं को भिड़ते देखने के बाद वे एक दूसरे की ओर देखने लगे और अगले ही पल दोनों अपनी स्थिति से गायब हो गए। अध्याय 1163 सम्राट वेलगोथ के विरुद्ध भाग 3। युद्ध के मैदान को बहुत नीचे छोड़कर इवान और वेलगोथ आसमान में ऊपर दिखाई दिए। उनकी बढ़ती आभा बहते बादलों को नियंत्रित कर रही थी, उन्हें धीरे धीरे विघटित कर रही थी। इवान का चेहरा बेहद गंभीर था, क्योंकि वह उदासीन सम्राट वेलगोथ को देख रहा था, जो ऐसा लग रहा था जैसे उसने उसे बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया। NOWELL-BEAK-JAN.COM। आमतौर पर इवान इस तरह के अहंकार पर उपहास करता, लेकिन इस बार उसने अपनी जुबान पर काबू रखा, ये जानते हुए कि सम्राट वेलगोथ के पास अपने अभिमान का समर्थन करने की शक्ति थी। आसमान में पहुंचने के बाद उनमें से किसी ने भी कोई शब्द नहीं बोला। इवान के हाथ में विनाश का हलबर्ड पागलपन से चमकने लगा और हमला करने की पहल करते ही उसकी आंखें टेम्पोरल वेलोसिटी के प्रभाव में चमक उठीं। उसने अपने शरीर की सारी शक्ति को इकट्ठा किया और एक कदम आगे बढ़ा, तुरंत सम्राट वेलगोथ के सामने प्रकट हुआ, अपने फरसे को विनाशकारी बल के साथ घुमाया। विनाश की शक्ति सभी दिशाओं में फैल गई, हजारों किलोमीटर के दायरे में बादलों को नष्ट कर दिया, क्योंकि फरसे का ब्लेड सम्राट वेलगोथ की ओर तेजी से नीचे गिर रहा था। हमले की गति बिजली की तरह तेज थी, लेकिन इसकी भयंकरता के बावजूद वेलगोथ की अभिव्यक्ति अपरिवर्तित रही और उसने केवल एक उंगली उठाए, अंधेरे के नियम में लिपटा हुआ। खटखट। जैसे ही फरसे का ब्लेड सम्राट वेलगोथ की उंगली से टकराया, धातु के खिलाफ धातु के टकराने की आवाज गूंज उठी, जिससे आकाश में शॉकवेव की लहरें उठ गईं। हजारों किलोमीटर के भीतर हवाएं एक उन्माद में बदल गईं और पूरा आकाश प्रभाव से कांप उठा, क्योंकि शक्तिशाली शॉकवेव सभी दिशाओं में फैल गईं, एक बार शांत आकाश को एक अशांत तूफान में बदल दिया। टक्कर की ताकत के बावजूद इवान अपने सदमे को छिपा नहीं सका, क्योंकि उसने वेलगोथ को देखा, जिसने बिना पीछे हटे सिर्फ एक उंगली से अपना हलबर्ड रोक लिया था। बस इतना ही, सम्राट वेलगोथ ने उदासीन स्वर में पूछा, और अपनी उंगली के एक झटके से उसके शरीर को घेरने वाली काली ऊर्जा फट गई और हलबर्ड पर हमला कर दिया। हलबर्ड से इवान की भुजाओं और शरीर में एक भयानक शक्ति उमड़ी और वह ध्वनि की गति से 20 गुना पीछे की ओर उड़ गया और बीच हवा में खून उगलने लगा। उसके कवच और हवा के बीच घर्षण से आग की चिंगारी निकली और वह हजारों मीटर की ऊंचाई से जमीन पर गिर गया। युद्ध के मैदान से हजारों किलोमीटर दूर एक जोरदार विस्फोट हुआ, जहां एल्ड्रिच जीव और छाया मरे हुए लड़ रहे थे, और एक मशरूम के आकार का धूल का बादल आसमान में ऊंचा उठ गया, जैसे कि एक परमाणु बम फट गया हो। सम्राट वेलगोथ ने आसमान से उठते बादल को देखा, उसकी आंखें मोटी धूल को चीरती हुई गहरे गड्ढे पर ध्यान केंद्रित कर रही थीं, जिसका व्यास हजारों मीटर था। हालांकि जैसे ही उसकी नज़र गहरे गड्ढे पर पड़ी, उसने एक तेज विनाशकारी आभा को उठते हुए महसूस किया और उसका भाव बदल गया। स्विश। धूल के बादल को अचानक काले सुनहरे प्रकाश की एक लकीर ने दूर कर दिया, क्योंकि विनाश का हलबर्ड आसमान में तेजी से सम्राट वेलगोथ की ओर तेजी से बढ़ रहा था। इस बार पहले के विपरीत वेलगोथ को हलबर्ड से एक घातक खतरा महसूस हुआ, जैसे कि यह उसे गंभीर नुकसान पहुंचा सकता है। अपनी सहज प्रवृत्ति पर भरोसा करते हुए सम्राट वेलगोथ ने तुरंत हलबर्ड के रास्ते से हट गए। हालांकि हलबर्ड बिजली की तरह तेज था, लेकिन ये चकमा देने की उनकी क्षमता से परे नहीं था। इस बार पहले के विपरीत वेलगोथ को हलबर्ड से एक घातक खतरा महसूस हुआ, जैसे कि यह उसे गंभीर नुकसान पहुंचा सकता है। अपनी सहज बुद्धि पर भरोसा करते हुए सम्राट वेलगोथ ने तुरंत ही हलबर्ड के रास्ते से हटकर कदम बढ़ाया। हलबर्ड बिजली की तरह तेज था, लेकिन उसे चकमा देना उसकी क्षमता से परे नहीं था। लेकिन उसे आश्चर्य हुआ, जैसे ही वह हलबर्ड के रास्ते से हटा, उसके दिमाग में खतरे की घंटी बज उठी और उसने जल्दी से फिर से किनारे की ओर कदम बढ़ाया। जिस क्षण उसने किनारे की ओर कदम बढ़ाया, धमाका, एक गोली की गगनभेदी आवाज आसमान में गूंजी, जब एक रक्तलाल गोली उसके पिछले स्थान को छूती हुई निकल गई, बमुश्किल उसे छूती हुई। गोली अपने आप में बहुत शक्तिशाली नहीं थी, लेकिन सम्राट वेलगोथ को उसके भीतर छिपी एक अजीब ऊर्जा महसूस हुई, जिसने उसके दिल को कांपने पर मजबूर कर दिया। उसकी सहज बुद्धि चिल्ला रही थी कि भले ही गोली की शक्ति कमजोर लग रही थी, लेकिन अगर वह उससे टकरा जाती तो वह उसके शक्तिशाली बचाव को भेद सकती थी और उसे गंभीर नुकसान पहुंचा सकती थी। सम्राट वेलगोथ अभी भी इस विचित्र घटना से उबर नहीं पाए थे, तभी उनके मन में एक बार फिर से चेतावनी की घंटियां बज उठीं। खतरे को भांपते हुए वे दूर जाने ही वाले थे, लेकिन इससे पहले कि वे ऐसा कर पाते, फाड़, उनके सीने से सिर्फ 1 सेंटीमीटर की दूरी पर मौजूद जगह ढह गई, जिससे एक खाली जगह बन गई। फुसफुसाहट।
खाली जगह से काले सुनहरे रंग की परशु की नुकीली नोक निकली और सीधे उनके सीने पर लगी। सम्राट वेलगोथ के शरीर में मौजूद अंधकार के नियम की शक्ति जीवन में आ गई, जिसने तुरंत उन्हें एक सुरक्षात्मक आभा में ढक दिया। हालांकि फुसफुसाहट, परशु की नोक ने अंधकार के नियम द्वारा बनाए गए बचाव को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया और वेलगोथ के सीने को छेदते हुए लगभग उनके दिल तक पहुंच गई। जब परशु ने उनकी सुरक्षा को इतनी आसानी से पार कर लिया तो सम्राट वेलगोथ का चेहरा अविश्वास में विकृत हो गया। लेकिन एक उच्च स्तरीय कोर इवॉल्वर के रूप में उसने बहुत तेजी से प्रतिक्रिया की और अपने दिल को नष्ट करने से पहले ही हल्बर्ट को पकड़ लिया और जबरदस्त ताकत के साथ उसे बाहर निकालने की कोशिश की। अपने स्तर पर, जबकि वह सिर्फ अपना दिल खोने के कारण नहीं मरता, उसके पास का क्षेत्र कोर इवॉल्वर के लिए महत्वपूर्ण बना रहा क्योंकि वहां उनके कोर स्थित थे। अपनी अपार शक्ति के साथ सम्राट वेलगोथ के लिए हल्बर्ट को खींचकर मुक्त करना मुश्किल नहीं था, हालांकि इससे पहले कि वह इसे पूरी तरह से हटा पाता। बूम! हल्बर्ट की नोक विनाशकारी ऊर्जा के उछाल के साथ फट गई, जिससे एक ऐसी शक्ति निकली जिसने वेलगोथ के शरीर को अंदर से तबाह कर दिया। उसके मुंह के कोने से खून की एक धार टपकी जब वह आखिरकार हथियार निकालने में सफल हुआ। विनाश के हल्बर्ट को हटाने के बाद सम्राट वेलगोथ की आंखें घृणा और हत्या के इरादे से चमक उठीं, क्योंकि उसने अपने सामने शून्य दरार को देखा। अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करते हुए उसने बाकी हल्बर्ट को शून्य स्थान से बाहर निकाला और उसे लोहे की मुट्ठी में जकड़ लिया। जिस क्षण सम्राट वेलगोथ ने पहली बार हल्बर्ट को चकमा दिया और खून से लाल गोली से बाल बाल बच गया, शून्य दरार से अचानक हमले तक 2 सेकंड से भी कम समय बीता था। वेलगोथ जैसे रैंक 5 कोर इवॉल्वर के लिए भी घटनाओं का तेज क्रम इतना तेज था कि इसने उसे चौंका दिया, लगभग उसका दिल ही निकल गया। हल्बर्ट को शून्य दरार से बाहर निकालने के बाद वेलगोथ की आंखें गुस्से से चमक उठीं और उसकी नज़र उस गहरे गड्ढे की ओर चली गई जहां इवान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। जैसे ही उसने आसमान से नीचे देखा, उसने देखा कि इवान गड्ढे के किनारे पर खड़ा था। उसके हाथ में एक चिकनी काले रंग की राइफल थी। इवान का चेहरा एक लाश की तरह पीला पड़ गया था, उसका सारा रंग उड़ गया था मानो उसने बहुत ज्यादा खून खो दिया हो। लेकिन वह खून से लाल घास चबा रहा था और जैसे जैसे वह उसे चबाता गया, उसकी त्वचा की पीली छाया धीरे धीरे एक स्वस्थ गुलाबी रंग में लौट आई और उसने एक शांत आह भरी। यहाँ तक कि एक चुपके हमले के साथ जहां मैंने सब कुछ दांव पर लगा दिया, मैं मुश्किल से उसे हल्का सा घायल करने में कामयाब रहा। इवान ने खुद से सोचा। उसकी आंखें सिकुड़ गईं क्योंकि वह अपने सक्रिय अधिकार की वर्तमान स्थिति पर नजर डाल रहा था। मास्टर ऑफ शैडोज अधिकार। अपने अधिकार मास्टर ऑफ शैडोज का उपयोग करके आप अपने सभी कौशल को पूर्ण प्रभाव प्रदान कर सकते हैं। इस पूर्ण प्रभाव के दौरान आपके सभी कौशल लक्ष्य की रक्षा के 100% को अनदेखा कर देंगे। आपके कौशल अब आपके रैंक द्वारा प्रतिबंधित नहीं होंगे और एक महत्वपूर्ण हिट की संभावना 75% बढ़ जाएगी। एक बार सक्रिय होने के बाद मास्टर ऑफ शैडोज का पूर्ण प्रभाव 20 सेकंड तक रहता है। इस अधिकार का उपयोग महीने में केवल एक बार किया जा सकता है और इसे सक्रिय करने के लिए विश्वसार की आवश्यकता होती है। अध्याय 1164 भयानक हमला और आदिम की उपस्थिति भाग 1। इससे पहले जब इवान ने विनाश के हल्बर्ट का उपयोग करके वेलगोथ पर हमला किया और सिर्फ एक उंगली से जमीन पर गिर गया, तो यह कोई लापरवाही भरा हमला नहीं था। वेलगोथ की रैंक और उसके अपने रैंक के बीच का अंतर बहुत बड़ा था और वह जानता था कि इस तरह के कदम से उसके लिए वेलगोथ को खरोंचना भी असंभव होगा। लेकिन ये जानने के बाद भी उसने वेलगोथ पर सीधे हमला करने का कारण उसे धोखा देना था ताकि वह अपनी रक्षा कम कर सके। हालांकि सतह पर ऐसा लग रहा था कि सम्राट वेलगोथ उसे गंभीरता से नहीं ले रहे थे। इवान जानता था कि कोई व्यक्ति जो न जाने कितने हजारों सालों से जीवित है, वह प्रतिद्वंद्वी को कम आंकने जैसी अपरिपक्व गलती नहीं करेगा। अपनी शक्ति में स्पष्ट असमानता के बावजूद सीधा हमला करके इवान चाहता था कि वेलगोथ को लगे कि वह हताशा में आवेगपूर्ण तरीके से काम कर रहा है। इवान ने ये नाटक इसलिए किया क्योंकि वह एक अवसर की तलाश में था, सम्राट वेलगोथ को अपने ब्लड बुलेट कौशल से मारने या उसे हेल्बर्ट ऑफ डिस्ट्रक्शन से गंभीर रूप से घायल करने का एक मौका, जिसे मास्टर ऑफ शैडोज प्राधिकरण द्वारा बढ़ाया गया था, जिसने उसे वेलगोथ की सभी सुरक्षाओं को बाईपास करने की अनुमति दी थी। हेल्बर्ट ऑफ डिस्ट्रक्शन अपने विनाश की प्रकृति के साथ विशेष रूप से घातक था। अगर इवान इसके साथ वेलगोथ के दिल को छेद सकता था, भले ही सम्राट मर न जाए, उसे गंभीर चोट लग सकती थी। हेल्बर्ट की विनाशकारी शक्ति ने वेलगोथ के लिए इस तरह के हमले से जल्दी ठीक होना मुश्किल बना दिया होगा। जहां तक ब्लड बुलेट की बात है, जब मास्टर ऑफ शैडोज प्राधिकरण द्वारा बढ़ाया गया, जिसने इवान की क्रिटिकल हिट की संभावना को 75% तक बढ़ा दिया, और ब्लड बुलेट की प्रकृति के साथ मिलकर इवान का लक्ष्य अपने डूमब्रिंगर वंश के तत्काल मृत्यु प्रभाव को ट्रिगर करना था। लेकिन दुर्भाग्य से ये दोनों ही रणनीतियां बुरी तरह विफल रहीं। हालांकि सम्राट वेलगोथ का ध्यान विनाश के हल्बर्ट पर था, फिर भी वह आखिरी क्षण में रक्त की गोली से बचने में कामयाब रहा और अपनी त्वरित सजगता के साथ उसने हल्बर्ट को उसके दिल को नष्ट करने से ठीक पहले ही रोक दिया।
अब जब वह पूरी तरह से सतर्क है तो इन तरकीबों का उपयोग करके उसे घायल करना असंभव होगा, इवान ने सोचा, क्योंकि उसने रक्तसार घास के डंठल को निगल लिया और रक्त बुलेट बनाने के लिए उसने जो भी रक्तसार पहले पिया था वह तुरंत फिर से भर गया। जैसे ही उसका रक्तसार ठीक हुआ, इवान ने महसूस किया कि एक जानलेवा आभा उस पर बंद हो गई है और अपनी पूरी ताकत का उपयोग किए बिना उसके लिए जानलेवा आभा के दबाव में हिलना भी मुश्किल था। जब सम्राट वेलगोथ ने इवान को देखा तो जिस हाथ से उसने विनाश के हल्बर्ट को पकड़ा हुआ था वह थोड़ा कांप उठा और उसके दिल में क्रोध की एक प्रचंड आग जल उठी। हालांकि यह केवल एक मामूली चोट थी जो पहले ही ठीक हो चुकी थी, वेलगोथ अभी भी गुस्से में था। ये सोचना कि उसे किसी ऐसे व्यक्ति ने घायल कर दिया है जो कुछ दिन पहले ही रैंक 3 में पहुंचा था, उसके खून को गुस्से से उबाल देने के लिए काफी था। अच्छा, मैंने तुम्हें कम आंका, सम्राट वेलगोथ ने कहा, उसकी आवाज़ ठंडी और शांत थी। लेकिन यह मत सोचो कि सिर्फ इसलिए कि तुम एक बार सफल हो गए तुम मुझे हरा सकते हो। हमारे रैंकों के बीच का अंतर कुछ ऐसा नहीं है जिसे तुम कुछ सस्ती तरकीबों से पाट सकते हो। इवान ने वेलगोथ के शब्द सुने, लेकिन वे उसके दिमाग में मुश्किल से दर्ज हुए क्योंकि उसका ध्यान मास्टर ऑफ शैडोज अथॉरिटी की शेष अवधि पर था। 12 सेकंड, इवान ने मन ही मन बुदबुदाया और उसकी आंखों में ठंडी रोशनी चमक उठी। वेलगोथ, जिसने अभी अभी बोलना समाप्त किया था, ने देखा कि इवान उस पर ध्यान नहीं दे रहा था और उसका चेहरा गुस्से से काला पड़ गया, अपमानित महसूस कर रहा था, जैसे कि इवान उसे बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं ले रहा था। ऐसा लगता है कि मुझे तुम्हें हमारे बीच का असली अंतर बताना होगा, सम्राट वेलगोथ ने बर्फीली ठंडी आवाज में कहा, और अगले ही पल सब कुछ पूरी तरह से अंधेरा हो गया। आसमान ने अपना रंग खो दिया, दुनिया का सार और हवा बहना बंद हो गई और पूरी दुनिया में सन्नाटा छा गया। पहले तो इवान को कुछ भी महसूस नहीं हुआ, लेकिन जल्द ही उसे एहसास हुआ कि उसके आसपास की सारी रोशनी गायब हो गई है, जिससे वह पूरी तरह से अंधेरे में डूब गया है। वह कुछ भी नहीं देख पा रहा था, यहाँ तक कि अपने चेहरे के सामने अपना हाथ भी नहीं। फिर उस काले काले शून्य में उसे कुछ और भी बुरा एहसास हुआ, उसने अपनी सारी इंद्रियां खो दी थीं। उसकी दृष्टि, सुनने की शक्ति और यहाँ तक कि स्पर्श की शक्ति भी गायब हो गई थी। वह दर्द या कुछ और महसूस नहीं कर पा रहा था। इस अंधेरे में अगर कोई उसका दिल भी निकाल ले तो उसे कुछ भी महसूस नहीं होगा। अंधेरे में घिरे होने के 1 सेकंड बाद ही इवान को लगा कि उसकी चेतना धुंधली होने लगी है और उसका दिल ठंडा हो गया है। 1 सेकंड का एक अंश भी बर्बाद किए बिना उसने अपने डेथ ट्रांसफर कौशल का इस्तेमाल किया, जिसके तुरंत बाद उसके डेथ गार्डियन प्राधिकरण को सक्रिय कर दिया गया। डेथ गार्डियन प्राधिकरण। डेथ गार्डियन प्राधिकरण का उपयोग करके आप डेथ गार्ड की आत्मा को बुला सकते हैं। डेथ गार्ड की आत्मा आपके साथ विलीन हो जाएगी और आपको 5 सेकंड के लिए अजेयता प्रभाव प्राप्त होगा। अजेयता प्रभाव के दौरान आपके सभी आंकड़े 5 गुना बढ़ जाएंगे और आपको कोई शारीरिक या आध्यात्मिक क्षति नहीं होगी। डेथ गार्डियन प्राधिकरण का उपयोग हर 7 दिन में एक बार किया जा सकता है। जिस क्षण डेथ ट्रांसफर कौशल प्रभावी हुआ, इवान को लगा कि उसकी धुंधली चेतना तुरंत साफ हो गई है। उसी समय डेथ गार्डियन प्राधिकरण की बदौलत उसके सभी आंकड़े 5 गुना बढ़ गए और वह सभी प्रकार के नुकसान के प्रति पूरी तरह से प्रतिरक्षित हो गया। धमाका! इवान के शरीर से एक दबी हुई आवाज गूंजी, क्योंकि उसके आंकड़े आसमान छू रहे थे और उससे एक भयानक आभा फूट पड़ी, जिसने कुछ पल के लिए आसपास के अंधेरे को पीछे धकेल दिया। उस क्षण में जब अंधेरा दूर हो गया, इवान को होश आ गया। उसने जल्दी से खुद को नीचे देखा और जो कुछ उसने देखा उससे उसे ठंड लग गई। जिस 1 सेकंड के दौरान वह अंधेरे में डूबा हुआ था और उसे अपनी चेतना धुंधली महसूस हो रही थी, सम्राट वेलगोथ ने वास्तव में उसका सिर काट दिया था और वह अभी भी जीवित था। इसका एकमात्र कारण डेथ ट्रांसफर कौशल का प्रभाव था। अगर यह उसकी त्वरित प्रतिक्रिया के कारण नहीं होता तो वह बिना ये जाने ही मर जाता कि क्या हुआ। ये सोचकर कि वह मौत के कितने करीब आ गया था, उसे ठंडी हवा की सांस लेने पर मजबूर कर दिया। जैसे ही उसकी भारी आभा के जवाब में अंधेरा थोड़ा पीछे हटा, इवान ने सम्राट वेलगोथ को कुछ मीटर की दूरी पर खड़े देखा। इवान के अचानक ठीक होने पर उसकी आंखें चौंक गईं। वेलगोथ के स्तब्ध भाव को देखकर इवान के दिल में एक जानलेवा इरादा भड़क उठा और उसे प्रतिक्रिया करने का एक पल भी दिए बिना वह आगे बढ़ गया। जैसे ही वह आगे बढ़ा, उसकी सारी ताकत उसके पैरों से होते हुए उसकी रीढ़ की हड्डी तक और उसके दाहिने हाथ में चली गई। उसने स्काई फॉल कौशल को सक्रिय किया और तुरंत विश्वसार के 20,000 अंक खा लिए, जिससे उसकी ताकत में 10,000 अंक और बढ़ गए और डेथ गार्डियन अथॉरिटी के प्रभाव में वह लगभग 30,000 अंक के निशान तक पहुंच गया। इवान के शरीर के भीतर की मांसपेशियां और खून एक जंगली जानवर की तरह दहाड़ने लगे, जो अपने पिंजरे के खिलाफ जोर लगा रहा था, और उसके अंदर से शुद्ध विनाश की आभा फूट पड़ी। हालांकि उसे लगा कि स्काईफॉल का उपयोग करके अपनी ताकत को 10,000 अंक बढ़ाने के तनाव से उसका शरीर फटने वाला है, लेकिन इवान ने इसकी परवाह नहीं की और तुरंत पावर ऑरा कौशल को सक्रिय कर दिया, जिससे उसकी ताकत में अतिरिक्त 10% की वृद्धि हुई।
दहाड़ विनाश के जानवर की चीख की तरह इवान के दाहिने हाथ में कच्ची उन्मुक्त शक्ति उमड़ पड़ी जब उसने सम्राट वेलगोथ पर मुक्का मारा, जो उससे सिर्फ 1 मीटर की दूरी पर खड़ा था। जिस क्षण इवान ने मुक्का मारा, दुनिया शांत हो गई। समय मानो रुक गया, वास्तविकता के नियम बिखर गए और अंतरिक्ष ही गायब हो गया। फिर एक पल बाद, अध्याय 1165 भयानक हमला और आदिम की उपस्थिति भाग 2। गोबू के खिलाफ लड़ रहे मोरवेल को अचानक दूर से एक अथाह आभा का एहसास हुआ। जब उसने उस दिशा में देखा तो उसने देखा कि आकाश का एक हिस्सा पूरी तरह से काला था, एक अंधेरे आभा में डूबा हुआ था जो सब कुछ निगल रहा था, यहाँ तक कि प्रकाश को भी। काले आकाश के उस हिस्से को देखकर मोरवेल को पता था कि यह सम्राट वेलगोथ का काम था, इसलिए वह इस अजीब घटना से हैरान नहीं था। लेकिन अंधेरे से फूटने वाली अथाह आभा को महसूस करने पर और यह महसूस करने पर कि यह सम्राट वेलगोथ की आभा नहीं थी, उसका दिल धड़कना बंद हो गया और उसके चेहरे पर अविश्वास की झलक दिखाई दी। मुझे मत बताओ कि यह उस आक्रमणकारी की आभा है। नहीं, यह असंभव है। वह सिर्फ रैंक 3 कोर रिवॉल्वर है। उसकी आभा इतनी शक्तिशाली कैसे हो सकती है? मोरवेल ने तुरंत अपने मन में आए बेतुके विचार को खारिज कर दिया, लेकिन अगले ही पल उसका दिमाग खाली हो गया क्योंकि उसने एक ऐसा दृश्य देखा जिसे वह अपने जीवन में कभी नहीं भूल पाएगा। केवल वह ही नहीं, बल्कि अन्य एल्ड्रिच जीव और छाया मरे हुए भी लड़ना बंद कर देते हैं और आकाश को घेरने वाले अंधेरे की ओर देखते हैं। वे सभी इसके भीतर भयावह शक्ति को महसूस कर सकते थे। जिस क्षण लड़ाई बंद हो जाती है और सभी की आंखें अंधेरे की ओर मुड़ जाती हैं, ऐसा लगता है जैसे किसी तरह का संकेत ट्रिगर हो गया हो। अचानक अंधेरा हिंसक रूप से घूमने लगा, जैसे कि एक राक्षसी जानवर उसके भीतर उत्पात मचा रहा हो। विनाश की एक भयानक आभा अचानक हजारों किलोमीटर तक फैल गई और अगले ही पल एक विनाशकारी विस्फोट, जैसे कि हजारों परमाणु बम एक साथ फट गए हों, पूरे अजरागोत विश्व में गूंज उठा। आसमान को ढकने वाला अंधेरा उड़ गया और उसी समय मुट्ठी के आकार की एक भयानक शक्ति दहाड़ते हुए जानवर की तरह आगे बढ़ी और अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को नष्ट कर दिया। चाहे वह अंधेरा हो जिसने आसमान, हवा, विश्वसार या हजारों मीटर नीचे जमीन को घेर लिया था, मुट्ठी के रास्ते में आने वाली हर चीज एक सीधी रेखा में नष्ट हो गई। यहाँ तक कि अंतरिक्ष भी फट गया, जिससे बीच आसमान में क्षितिज तक एक विशाल शून्य दरार बन गई। मोरवेल और दूसरे एल्ड्रिच प्राणियों को अपनी रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस हुई और हजारों किलोमीटर तक फैली तबाही को देखकर उनका खून ठंडा हो गया। उनमें से सभी, जिनमें रैंक 4 एल्ड्रिच प्राणी भी शामिल थे, निश्चित रूप से जानते थे कि अगर वे इस तरह के हमले में फंस गए तो वे बिना कोई निशान छोड़े दुनिया से मिट जाएंगे। जब उसका हमला आगे बढ़ता रहा, अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को नष्ट करता रहा, इवान हवा में तैरता रहा, एक मैराथन धावक की तरह हाँफता रहा जिसने अभी अभी 1000 किलोमीटर की दौड़ पूरी की हो। उसका चेहरा मौत की तरह पीला पड़ गया था और उसका शरीर कमजोर लग रहा था, मानो उसकी सारी ताकत खत्म हो गई हो। उसने पहले जो मुक्का मारा था उसमें उसकी 200% शक्ति खर्च हो गई थी। अगर डेथ गार्डियन का असर न होता, जिससे उसे चोट लगना असंभव हो गया था, तो उसे यकीन था कि उसका शरीर तनाव से खूनी धुंध में उड़ गया होगा। हालांकि इवान उस मुक्के के बाद गिरकर लंबा आराम करने के अलावा और कुछ नहीं चाहता था, लेकिन वह जानता था कि वह अभी ऐसा नहीं कर सकता। ये पर्याप्त नहीं था। उसने खुद से कहा, दूर की ओर देखते हुए जहां सम्राट वेलगोथ खड़ा था, उसके शरीर का दाहिना हिस्सा गायब था, जिसमें उसका कंधा भी शामिल था। इवान के आखिरी हमले के पीछे की विशुद्ध शक्ति इतनी अधिक थी कि भले ही सम्राट वेलगोथ ने तुरंत प्रतिक्रिया की थी, लेकिन मुक्के से उसके शरीर का एक हिस्सा उड़ गया था। 2 सेकंड। इवान ने डेथ गार्डियन के बचे हुए समय पर नजर डाली और अपनी थकावट के बावजूद उसने विनाश के हलबर्ड को वापस अपने हाथ में बुला लिया। जैसे ही हलबर्ड दिखाई दिया, इवान ने बिना समय बर्बाद किए तुरंत अपनी सारी प्राइमोडियल शैडो एनर्जी उसमें डाल दी। रैंक 3 तक पहुंचने के बाद इवान के पास प्राइमोडियल शैडो एनर्जी के 6000 पॉइंट थे, लेकिन डेथ गार्डियन अथॉरिटी से 5 गुना वृद्धि के तहत उसके पास वर्तमान में 30,000 पॉइंट थे। विनाश के हलबर्ड को बुलाने के बाद इवान ने जरा भी पीछे नहीं हटा और 2 सेकंड बीतने और डेथ गार्डियन अथॉरिटी पर समय समाप्त होने से पहले उसने अपनी सारी शैडो एनर्जी हलबर्ड में डाल दी। ये पहली बार था जब इवान ने विनाश के हलबर्ड में इतनी छाया ऊर्जा डाली थी। जैसे ही आदिम छाया ऊर्जा हथियार में घुसी, इसकी विनाशकारी प्रकृति पूरी तरह से प्रकट हुई और विनाश की एक लहर उससे बाहर की ओर निकली, जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। क्षितिज तक फैली शून्य दरार दुनिया के नियमों के प्रभाव में ठीक हो रही थी, लेकिन जिस क्षण विनाश की लहर हलबर्ड से फैली, दरार की उपचार प्रक्रिया नाटकीय रूप से धीमी हो गई। विनाश का हलबर्ड विनाश की शुद्ध सुनहरी रोशनी से चमक उठा और इसके आसपास का स्थान इसकी उपस्थिति से ही ढहने लगा। जिस क्षण हलबर्ड चमकने लगा, किसी कारण से सम्राट वेलगोथ, जो इवान के पिछले हमले से बमुश्किल बचने के बाद भी पीला दिख रहा था, को संकट की भारी भावना महसूस हुई और उसकी सहज प्रवृत्ति ने चिल्लाकर कहा कि कुछ भयानक होने वाला है।
अपनी चोट के बावजूद वेलगोथ की नज़र इवान पर टिकी हुई थी और उसके दिल में एक जानलेवा इच्छा उमड़ पड़ी, क्योंकि उसकी सहज प्रवृत्ति ने चेतावनी दी थी कि अगर उसने इवान को तुरंत नहीं मारा तो तबाही मच जाएगी। अपनी सहज प्रवृत्ति पर भरोसा करते हुए सम्राट वेलगोथ ने आगे बढ़ने की तैयारी की, लेकिन इससे पहले कि वह ऐसा कर पाता, सोल स्लेयर वॉर आर्ट्स सेकंड फॉर्म एस्ट्रल सोल्स का भंवर। एक धीमी आवाज़ उसके कानों तक पहुंची और उसने इवान के सामने एक विशाल भंवर बनते देखा। जिस क्षण भंवर दिखाई दिया, अज़रागोथ दुनिया में हर प्राणी, चाहे वे दुनिया के किनारे पर एल्ड्रिच हॉरस हों या एल्ड्रांथिया साम्राज्य की राजधानी में एल्ड्रिच जीव, अचेतन रूप से उसकी ओर मुड़ गए। उन्हें लगा कि एक भयानक इकाई उनकी दुनिया पर उतरने वाली है। सम्राट वेलगोथ ने आगे बढ़ने की कोशिश की, इवान पर हमला करने के लिए दौड़े, लेकिन भंवर की उपस्थिति के तहत चाहे उसने कितनी भी कोशिश की हो, वह आगे नहीं बढ़ सका, क्योंकि उसका शरीर आज्ञा मानने से इनकार कर रहा था। ये केवल वेलगोथ के साथ नहीं हुआ। युद्ध के मैदान में हजारों किलोमीटर दूर मौजूद एल्ड्रिच जीव और छाया मरे हुए लोग भी इसी तरह जमे हुए थे और आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। जब सभी लोग बिना हिले डुले एक ही जगह पर खड़े थे, तो इवान के सामने का भंवर हिल गया और एक आकृति उसमें से बाहर निकल आई। अध्याय 1166 भयानक हमला और आदिम की उपस्थिति, भाग 3। सोल स्लेयर वॉर आर्ट्स भंवर ऑफ द एस्ट्रल सोल्स की दूसरी चाल का उपयोग करने के लिए इवान को बड़ी संख्या में आत्माओं की आवश्यकता थी और इन आत्माओं को सोल स्लेयर वॉर आर्ट्स भंवर ऑफ लॉस्ट सोल्स की पहली चाल का उपयोग करके पकड़ा जाना था। दूसरी चाल का उपयोग करने के लिए आवश्यक आत्माओं की संख्या पकड़ी गई आत्माओं के स्तर पर निर्भर करती है। जितनी मजबूत आत्माएं होंगी, उसे उतनी ही कम आत्माओं की आवश्यकता होगी। इससे पहले इवान ने सोल स्लेयर वॉर आर्ट्स की पहली चाल का उपयोग करके कुछ रैंक 3 आत्माओं को पकड़ा था, लेकिन वे दूसरी चाल को जारी करने के लिए पर्याप्त नहीं थे। हालांकि एल्ड्रांथिया साम्राज्य में पहुंचने और अपने रास्ते को अवरुद्ध करने वाली बाधा का सामना करने के बाद वह जानता था कि उसे अंदर घुसने के लिए अपने शैडो वॉक कौशल का उपयोग करना होगा। इससे पहले ये सुनिश्चित करने की तैयारी में कि उसके पास अंदर जाने के बाद संभावित खतरे से बचने के लिए एक मजबूत ट्रम्प कार्ड होगा, इवान ने कई रैंक 2 और रैंक 3 एल्ड्रिच हॉरर्स को मार डाला। सोल स्लेयर वॉर आर्ट्स के पहले रूप का उपयोग करके उनकी आत्माओं को पकड़ लिया। जब कोई उपयोगकर्ता सोल स्लेयर वॉर आर्ट्स के दूसरे रूप को निष्पादित करता है, तो वे पकड़ी गई आत्माओं में से एक को प्राथमिक वाहक के रूप में चुन सकते हैं और बाकी आत्माओं को उसमें मिला सकते हैं। ये प्रक्रिया एक आत्मा घृणा पैदा करती है जो सभी पकड़ी गई आत्माओं की संयुक्त शक्ति को वहन करती है, और चूंकि यह चाल विनाश के हलबट के साथ की जाती है, इसलिए घृणा में विनाश की वास्तविक शक्ति भी शामिल होती है, जो इसे अत्यधिक घातक बनाती है। इससे पहले जब इवान ने सोल स्लेयर वॉर आर्ट्स के दूसरे रूप का उपयोग किया, तो उसने एक पीक रैंक 3 एल्ड्रिच हॉरर की आत्मा को वाहक के रूप में चुना, जिसे उसने मार डाला था, क्योंकि यह विशेष एल्ड्रिच हॉरर काफी शक्तिशाली था। हालांकि जिस क्षण इवान ने दूसरी चाल को सक्रिय किया और भंवर खुला, उसे लगा कि कुछ गड़बड़ है। जैसे ही दूसरी चाल सक्रिय हुई और सभी पकड़ी गई आत्माएं एल्ड्रिच हॉरर की आत्मा के साथ मिलकर आत्मा घृणा बनाने लगी, खोई हुई आत्माओं के भंवर के कब्जे वाले स्थान से एक अजीब ऊर्जा उसके साथ विलीन हो गई। यह ऊर्जा वही थी जो विनाश के हलबर्ट को तब मिली थी जब उसने वैलेरी के कोर के भीतर छिपी आत्मा स्ट्रैंड को अवशोषित किया था। उसे यकीन नहीं था कि क्या हो रहा था, लेकिन जिस क्षण वह ऊर्जा आत्मा के साथ विलीन हुई, उसका रूप बदल गया। शरीर से निकले हुए 10 अलग अलग सिर और अंगों वाली एक राक्षसी आत्मा प्राणी के बजाय यह एक छोटी लड़की की आकृति में बदल गई। हालांकि लड़की अभी भी आत्मा के रूप में थी और इस तरह पूरी तरह से सफेद दिखाई दे रही थी। संपूर्ण परिवर्तन आत्मा घृणा के निर्माण से लेकर छोटी लड़की के रूप में उसके रूप में बदलने तक कुछ ही सेकंड में हुआ। हालांकि कौशल में थोड़ी देरी हुई, लेकिन इवान द्वारा दूसरी चाल को सक्रिय करने के कुछ सेकंड बाद ही लड़की की आकृति भंवर ऑफ एस्ट्रल सोल से बाहर निकल गई। जैसे ही वह उभरी, अजरागोथ दुनिया में एक ठंडी आभा फैल गई, जिसने हर जीवित प्राणी के शरीर को जमा दिया। आभा अत्यधिक शक्तिशाली नहीं थी, न ही इससे कोई नुकसान हुआ, लेकिन इसमें कुछ ऐसा था जिससे किसी के लिए भी इसके प्रभाव में हिलना असंभव हो गया। यह महसूस करते हुए कि कुछ गड़बड़ है, इवान ने देखा कि उसके हाथ में विनाश का हलबर्ड हिंसक रूप से कांप रहा था। वह महसूस कर सकता था कि हथियार भंवर से निकली लड़की पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए संघर्ष कर रहा था, और चूंकि हलबर्ड उसकी आत्मा से जुड़ा हुआ था, इवान लड़की से निकलने वाले भयंकर प्रतिरोध को भी महसूस कर सकता था, जैसे कि उसका अहंकार किसी भी चीज से नियंत्रित होने से इनकार कर रहा हो। मुझे नहीं पता कि क्या चल रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि मैंने इस बार वास्तव में गड़बड़ कर दी है, इवान ने सोचा, क्योंकि उसकी आध्यात्मिक शक्ति बढ़ गई थी, विनाश के हलबर्ड को नियंत्रित करने और छोटी लड़की की आकृति को उसके नियंत्रण से मुक्त होने से रोकने की बेताब कोशिश कर रही थी। उसके शरीर को देखकर लगता है कि वह वैलेरी द्वारा सपने में पीटे जाने वाली प्राइमोडियल लोली होगी। इवान ने छोटी लड़की की पहचान के बारे में अनुमान लगाया और उसका चेहरा गंभीर हो गया। उसके पास मौजूद सभी जानकारी के आधार पर वह निश्चित था कि सभी प्राइमोडियल के साथ अजरोथ का रिश्ता पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था। वे कट्टर दुश्मन भी हो सकते हैं।
हालांकि उसके सामने खड़ी लड़की सोलस्लेयर वॉर आर्ट्स के माध्यम से अस्तित्व में आई थी और विनाश के हेल्बर्ट के नियंत्रण में थी, लेकिन वह जानता था कि इन आदिम प्राणियों के सामने आने पर वह लापरवाह नहीं हो सकता। अपनी सारी आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग करते हुए इवान ने आखिरकार उस छोटी लड़की की आकृति द्वारा प्रदर्शित प्रतिरोध को कमजोर कर दिया, और जिस क्षण उसने महसूस किया कि उसका प्रतिरोध कम होने लगा है, एलोरा करो, उसने एलोरा को आगे बढ़ने का आदेश दिया, जबकि उसने अपनी आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग करके हाल्बर्ट को नियंत्रित किया। वूश, इवान के आदेश पर लड़की की आकृति ने एक कदम आगे बढ़ाया, सम्राट वेलगोथ से कुछ मीटर की दूरी पर फिर से प्रकट हुई। सम्राट से कुछ दूरी पर आकर उसने अपनी एक उंगली उठाई और उसे सीधे उसकी ओर इशारा किया। जिस क्षण उसकी उंगली वेलगोथ पर लक्षित हुई, एक ठंडी ऊर्जा उस पर इस तरह से बंद हो गई मानो उसकी आत्मा ही जमने वाली हो। भय की एक लहर ने उसके शरीर को जकड़ लिया, जैसा उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। मृत्यु के मंडराते खतरे से प्रेरित होकर वेलगोथ ने अपने पास मौजूद हर चीज का इस्तेमाल किया और उस अजीब आभा से जबरन मुक्त हो गया जो अज़रागोथ दुनिया में किसी को भी आगे बढ़ने से रोक रही थी। NOWELL-BE-IN.C ओम। वूश, एक बार मुक्त होने के बाद सम्राट वेलगोथ काली रोशनी की एक लकीर में बदल गया और जितनी तेजी से भाग सकता था भाग गया। सिर्फ एक सेकंड में उसने हजारों किलोमीटर की दूरी तय कर ली। हालांकि भागने के बाद भी उसके चेहरे पर निराशा की झलक थी, क्योंकि खुद और लड़की के बीच इतनी बड़ी दूरी होने के बाद भी जानलेवा खतरा अभी भी उससे चिपका हुआ था। अचानक लड़की ने वेलगोथ की ओर जो उंगली उठाई थी वह ठंडी सफेद रोशनी से चमकने लगी और अगले ही पल स्विश, दूरी की अवधारणा को पार करते हुए उसकी उंगली से सफेद रोशनी की एक किरण निकली, जो उनके बीच बहुत बड़ी दूरी होने के बावजूद तुरंत वेलगोथ पर जा गिरी। ठंडी पीली रोशनी की किरण इतनी अजीब थी कि जैसे ही उसे छोड़ा गया उसने वेलगोथ को मारा, जिससे उसे प्रतिक्रिया करने या चकमा देने का कोई समय नहीं मिला। सफेद किरण ने उसके शरीर को छुआ, फिर भी उसके भौतिक रूप को कुछ नहीं हुआ। इसके बजाय यह उसकी आत्मा पर प्रहार करते हुए उसके भीतर गहराई तक समा गई। जिस क्षण ठंडी किरण ने उसकी आत्मा को छेदा, सम्राट वेलगोथ, जो तेजी से भाग रहा था, अचानक अपनी जगह पर जम गया और आसमान से नीचे गिरने लगा। धप, एक धीमी धप की आवाज दुनिया भर में गूंज उठी और सम्राट वेलगोथ का शरीर जमी हुई कठपुतली की तरह जमीन पर गिर पड़ा। अध्याय 1167 भयानक हमला और आदिम की उपस्थिति भाग 4। थप थप, एक भारी थपथपाहट की आवाज के साथ सम्राट वेलगोथ का शरीर जमीन पर गिर गया, जिससे प्रभाव के कारण एक छोटा गड्ढा बन गया। इवान ये दृश्य देखकर चौंक गया और उसके चेहरे पर अविश्वास की झलक दिखाई दी। गड्ढे के बीच में निश्चल पड़े सम्राट वेलगोथ को घूरते हुए एक कठपुतली की तरह जिसकी आत्मा जम गई थी, इवान को लगा जैसे वह सपना देख रहा हो। उसकी नज़र धीरे धीरे उस छोटी लड़की की ओर गई जो शांति से अपनी उंगली वापस खींच रही थी, और उसकी आंखें कांप उठीं। वह इतनी शक्तिशाली कैसे हो सकती है? उसने अपने चेहरे पर एक विस्मयकारी भाव के साथ सोचा। आत्मा का वध करने वाली युद्ध कला की दूसरी चाल को जारी रखने वाले व्यक्ति के रूप में इवान इसकी शक्ति से अच्छी तरह वाकिफ था। दूसरी चाल की ताकत पूरी तरह से उन आत्माओं की संख्या और स्तर पर निर्भर करती थी जिन्हें उसने पहली चाल से पकड़ा था। उनके अनुमान के अनुसार उनके द्वारा एकत्रित की गई आत्माओं की संख्या और स्तर ने उन्हें शीर्ष रैंक 4 कोर रिवॉल्वर के बराबर हमला करने की अनुमति दी होगी। इसके अलावा उनके हेल्बर्ड में डाले गए प्राइमर्डियल शैडो एनर्जी के 30,000 पॉइंट के साथ उन्हें उम्मीद थी कि उनका हमला सामान्य शुरुआती स्तर रैंक 5 की शक्ति तक पहुंच जाएगा। हालांकि छोटे फिगर ने जो हमला किया था वह उससे कहीं ज्यादा शक्तिशाली था। हालांकि वह इसका सामना करने वाला नहीं था, लेकिन उसने अनुमान लगाया कि हमले की शक्ति मध्यस्तर रैंक 5 तक पहुंच गई थी। इसके अलावा क्योंकि हमला आंतरिक रूप से सोलस्लेयर वॉर आर्ट्स से जुड़ा हुआ था, इसने सम्राट वेलगोथ की आत्मा को सीधे निशाना बनाया, जिससे यह और भी घातक हो गया। सम्राट वेलगोथ की कठपुतली जैसी आकृति को देखकर इवान जीवन की एक फीकी आभा महसूस कर सकता था, जिसका अर्थ था कि वह अभी भी जीवित था, लेकिन छोटे फिगर के हमले ने उसकी आत्मा को जमा दिया था, जिससे वह पूरी तरह से असहाय हो गया था। जैसे ही छोटी आकृति ने हमला छोड़ा, उसने अपनी सारी शक्ति समाप्त कर ली और उसका रूप फीका पड़ने लगा। जैसे ही छोटी लड़की की आकृति गायब होने लगी, उसने धीरे से अपना सिर घुमाया। उसकी नज़र इवान पर पड़ी, जो एक सतर्क भाव के साथ खड़ा था। भले ही वह विनाश के हल्बर्ट की शक्ति से छोटी लड़की की आकृति को रोक सकता था, फिर भी जब आदिम लोली ने उसे देखा तो उसे अपने रोंगटे खड़े महसूस हुए। जैसे ही उसकी लुप्त होती हुई आकृति ने उसे देखा, इवान ने देखा कि उसके होंठ थोड़े हिल रहे थे। एक दिन मैं तुम्हें जरूर मार डालूंगी, तुम कमीने। इवान ने उसके होंठ पढ़े और उसका चेहरा एक अजीब भाव में मुड़ गया। हालांकि यह महसूस करते हुए कि लुप्त होती हुई आकृति में अब उस पर हमला करने की शक्ति नहीं थी, वह थोड़ा शांत हो गया और उसकी धमकी के जवाब में उसने अपने ऊपरी कवच पर नजर डाली और एक विचार के साथ उसमें एक छोटी सी जेब बना ली।
उसने अपना हाथ अंदर डाला जैसे कि कुछ खोज रहा हो, और कुछ पलों तक अतिशयोक्तिपूर्ण खोज के बाद उसने अपनी बीच वाली उंगली वापस खींची और उसे एक दांतेदार मुस्कान के साथ उसकी ओर दिखाया। जब उसने उसके हाव भाव को देखा तो फीकी पड़ती लड़की का चेहरा जम गया और उसके शरीर से निकलने वाली ठंडी आभा और भी तेज हो गई, जिससे आसपास का तापमान और भी कम हो गया। इवान को गिरते तापमान की परवाह नहीं थी, क्योंकि उसका कवच उसे ठंड से बचाने के लिए पर्याप्त था। उसने फीकी पड़ती आकृति की ओर अपना हाथ हिलाया और अपनी जीभ भी बाहर निकाली, जैसे कि वह किसी बच्चे को परेशान करने की कोशिश कर रहा हो। जैसे ही उसने अपनी जीभ बाहर निकाली और लड़की की आकृति पूरी तरह से गायब होने वाली थी, इवान की सहज प्रवृत्ति अचानक उस पर चिल्ला उठी। उसकी नज़र लड़की के रूप पर पड़ी और उसने देखा कि उसका फीका पड़ना बंद हो गया था। किसी कारण से उसकी आकृति स्थिर हो गई और उसकी आंखों में भाव बदलने लगे, असंभव रूप से ठंडे हो गए, जैसे कि किसी और ने उसके शरीर को अपने नियंत्रण में ले लिया हो। इवान को ठीक से पता नहीं था कि क्या हो रहा था, लेकिन उसकी सहज बुद्धि ने उसे बताया कि अगर उसने अपने सामने खड़ी आकृति को तुरंत नष्ट नहीं किया तो उसे इसका पछतावा होगा। एक पल भी बर्बाद किए बिना उसने अपने शरीर में बची हुई ताकत को इकट्ठा किया और छोटी लड़की की आकृति की ओर विनाश का हलबर्ड फेंका, उसे नष्ट करने के इरादे से। हलबर्ड एक रॉकेट की तरह उसकी ओर तेजी से बढ़ा और एक पल में उसके पास पहुंच गया। विनाश के हलबर्ड को अपनी ओर आते देख छोटी लड़की की आंखों में ठंडक नहीं डगमगाई और उसने अपना हाथ थोड़ा ऊपर उठाया और उसे पकड़ने का प्रयास किया। हालांकि ऐसा लग रहा था कि जो कोई भी उसके शरीर पर नियंत्रण करने की कोशिश कर रहा था, वह सोल स्लेयर व आर्ट्स की दूसरी चाल द्वारा बनाए गए रूप से परिचित नहीं था और हलबर्ड उसके फैले हुए हाथ से होकर गुजर गया। एस्ट्रल सोल्स के भंवर का उपयोग करके बनाई गई आत्मा घृणा केवल आत्मा आधारित हमले करने में सक्षम थी और यह सीमा उसके शरीर तक फैली हुई थी। आत्मा घृणा का शरीर एक अद्वितीय आत्मा निर्माण था और इस तरह भौतिक वस्तुओं के साथ बातचीत नहीं कर सकता था। नतीजतन जब लड़की ने विनाश के हलबर्ड को पकड़ने की कोशिश की तो यह उसकी उंगलियों के बीच से फिसल गया और उसके चेहरे की ओर बढ़ता रहा। जिस क्षण हलबर्ड उसके पास पहुंचा, इवान ने उस पर नियंत्रण कर लिया और अगले ही पल धमाका, हलबर्ड के भीतर बची हुई आदिम छाया ऊर्जा ने विस्फोट किया, जिससे सभी दिशाओं में विनाश की लहरें फैल गईं। छोटी लड़की की आकृति विस्फोट में फंस गई और वह खतरनाक गति से बिखरने लगी। हालांकि जब उसका शरीर टूट गया तब भी उसकी अभिव्यक्ति अपरिवर्तित रही और उसने इवान को ठंडी आंखों से देखा। क्या अफसोस है, अगर तुमने मेरी चेतना को पूरी तरह से अपने कब्जे में लेने के लिए कुछ सेकंड और इंतजार किया होता तो मैं निश्चित रूप से इस बार तुम्हारे अंकोश काट देता। इवान ने पछतावे से भरी एक फीकी ठंडी आवाज सुनी और छोटी लड़की की आकृति पूरी तरह से गायब हो गई। जैसे ही आकृति के अंतिम शब्द उसके कानों तक पहुंचे, इवान के माथे पर ठंडा पसीना आ गया और उसने सहज रूप से एक कदम पीछे हट लिया। उसकी सतर्क निगाह उस स्थान पर टिकी हुई थी जहां लड़की गायब हो गई थी। आखिर किसने एक छोटी लड़की को ऐसी गंदी भाषा सिखाए? मुझे वास्तव में उसके माता पिता से उनके बच्चे की नैतिक शिक्षा के बारे में बात करने की जरूरत है। अध्याय 1168 आत्मा की सील तोड़ना भाग 1। जब छोटी लड़की की आकृति पूरी तरह से फीकी पड़ गई, इवान ने राहत की सांस ली। उसकी आंखें उस खाली जगह पर टिकी रहीं जहां वह गायब हो गई थी। एक आदिम हुह, उसने अपने दिल में बहुत भारीपन महसूस करते हुए अपनी सांस के नीचे बड़बड़ाया। छोटी लड़की की आकृति ने जो शक्ति प्रदर्शित की थी वह उसकी कल्पना से कहीं ज्यादा थी। भले ही वह विनाश के हलबर्ड के नियंत्रण में थी और उसका विरोध कर रही थी, फिर भी वह सिर्फ एक ही वार में रैंक 5 कोर इवॉल्वर सम्राट वेलगोथ को नीचे गिराने में कामयाब रही। क्या होगा अगर वह हलबर्ड के नियंत्रण में नहीं थी, या अगर यह आत्मा का वध करने वाली युद्ध कला के प्रभावों से संघनित कुछ के बजाय उस आदिम लोली का असली आत्मा का टुकड़ा होता? इवान ने खुद से बड़बड़ाते हुए प्राचीन के मकबरे में एजरोथ की आत्मा के टुकड़े द्वारा प्रदर्शित भयानक शक्ति को याद किया। अगर यह प्राइमोडियल लोली की असली आत्मा का टुकड़ा होता तो मैं। उसकी आंखें नीचे की ओर उसके शरीर के निचले हिस्से की ओर चली गईं और उसकी रीढ़ की हड्डी में ठंडक दौड़ गई, क्योंकि उसे वह आखिरी शब्द याद आ गए जो लड़की ने गायब होने से पहले कहे थे। भयावह, वह प्राइमोडियल लोली बहुत ही भयावह है। उसने अपना सिर हिलाया, खुद को परेशान करने वाले विचारों से मुक्त करने की कोशिश की और एक गहरी सांस ली। अचानक उसके दिमाग में एक विचार आया और उसके दिल का तनाव कम हो गया। ये सही है, मेरे पास डेथ ट्रांसफर कौशल है। प्राइमोडियल लोली ने जिस खतरे का उल्लेख किया है वह भी एक प्रकार की चोट है। अगर मैं कभी उसके द्वारा पकड़ा गया और वास्तव में उस अन्याय को झेला तो मैं डेथ ट्रांसफर का उपयोग करके सब कुछ वापस पा सकता हूँ। उसने खुद को सिर हिलाते हुए कहा। उसी समय इवान सोचने लगा कि आत्मा का वह घृणित तत्व अचानक प्राइमोडियल लोली में क्यों बदल गया। इससे पहले कि मेरी जाति एल्थारॉन में विकसित हो, जब भी मैं छाया कब्जा कौशल का उपयोग करता था मेरा रूप हमेशा बदल जाता था। लेकिन एल्थारॉन में विकसित होने के बाद चाहे मैं किसी भी तरह के छाया मरे हुए व्यक्ति के साथ विलीन हो जाऊं, मेरा रूप कभी नहीं बदलता।
ऐसा लगता है जैसे एल्थारॉन का जीवन सार अन्य जीवन रूपों से कहीं बेहतर है, और यहाँ तक कि जब मैं अन्य जीवन रूपों के साथ विलीन हो जाता हूँ तो उनका सार एल्थारॉन के जीवन सार द्वारा आसानी से अवशोषित हो जाता है। इवान ने विचारपूर्वक सोचा। वैलेरी के कोर से मैंने जो साधारण आत्मा शॉट पकड़ा है वह उस प्राइमोडियल लोली से जुड़ा हुआ होना चाहिए। मेरी तरह ही उसका जीवन सार बहुत अधिक है। जब मैंने पहले आत्मा घृणा का निर्माण किया था तो उसके शॉट द्वारा छोड़ी गई शक्ति उसमें विलीन हो गई और उसके उच्च जीवन सार के कारण उसने अन्य सभी आत्माओं को अवशोषित कर लिया, ठीक वैसे ही जैसे कि जब मैं छाया कब्जे का उपयोग करता हूँ और प्राइमोडियल लोली की आकृति में बदल गया। इवान ने आह भरी और अपना सिर हिलाया। उसने अपने हाथ में हेल्बर्ट को देखा और गंभीर स्वर में पूछा, NOWELL-BEACON.C एलोरा, उस आत्मा शॉट की सारी शक्ति पहले के हमले में इस्तेमाल हो गई थी, है ना? अगर मैं सोल स्लेयर वॉर आर्ट्स के दूसरे रूप का फिर से उपयोग करता हूँ तो आत्मा घृणा फिर से उस लोली में नहीं बदल जाएगी, है ना? इवान ने पूछा, उसकी आवाज़ चिंता से भरी हुई थी। चिंता मत करो पिता, एलोरा ने उसे आश्वस्त किया। आपने पहले जितनी भी आत्माएं और ऊर्जा पकड़ी थी वे उस हमले में पूरी तरह से खत्म हो गई हैं। कुछ भी नहीं बचा है। यह अच्छा है। इवान ने राहत की सांस लेते हुए सिर हिलाया। आखिरी चीज जो वह चाहता था वह थी प्राइमोडियल लोली का सामना करना, इससे पहले कि वह खुद को काफी मजबूत कर ले। उसका ध्यान फिर सम्राट वेलगोथ की ओर गया और एक ही कदम के साथ वह गिरे हुए सम्राट के गतिहीन शरीर के ऊपर दिखाई दिया। सम्राट वेलगोथ की आंखें अभी भी खुली हुई थीं, भय की अभिव्यक्ति में जमी हुई थीं। लेकिन इस अवस्था में भी इवान उससे जीवन की आभा के हल्के निशानों को पहचान सकता था जो दर्शाता था कि वह अभी भी जीवित था। इवान ने वेलगोथ के शरीर को स्कैन करने के लिए अपनी आध्यात्मिक इंद्रियों का उपयोग किया और पाया कि उसकी आत्मा बर्फ की एक परत में समाहित थी, और जब उसकी आध्यात्मिक इंद्रियां बर्फीली परत के बहुत करीब आईं तो उसे एक तीव्र ठंडी आभा महसूस हुई और उसने तुरंत अपनी आध्यात्मिक इंद्रियों को वापस ले लिया। अरे, अगर मैंने अपनी आध्यात्मिक इंद्रियों से बर्फ की उस परत को छुआ होता तो यह मेरी आत्मा को भी जमा सकती थी। उसने बुदबुदाया। उसके चेहरे पर एक चौंका देने वाला भाव था और उसने बुद्धिमानी से सम्राट वेलगोथ की आत्मा को अपनी आध्यात्मिक इंद्रियों से जांचने के आगे के प्रयासों से परहेज किया। हालांकि उस संक्षिप्त क्षण में जब उसने वेलगोथ की आत्मा को देखा था, इवान को एहसास हुआ कि सम्राट वेलगोथ के अभी भी जीवित रहने का कारण उसकी अपनी ताकत या हमले के प्रति किसी प्रतिरोध के कारण नहीं था। वेलगोथ के जीवित रहने का असली कारण ये था कि एक शक्तिशाली शक्ति उसकी आत्मा की रक्षा कर रही थी, उसे मरने से बचा रही थी। और इवान उस शक्ति से बहुत परिचित था। अज़रागोथ दुनिया की शक्ति। उसने बड़बड़ाया। उसकी आंखें सिकुड़ गईं क्योंकि वह सम्राट वेलगोथ को देख रहा था। मोर, ज़ारक ने मुझे बताया कि वेलगोथ ने इस दुनिया के मूल को परिष्कृत किया है। इसी तरह वह अज़रागोथ को नियंत्रित करता है। यह उस मूल की शक्ति ही होगी जो इस तरह के हमले के बाद उसे मरने से बचा रही है। जैसे ही इवान ने सम्राट वेलगोथ के शरीर को एक विचारशील भाव से देखा, उसे अचानक कुछ महसूस हुआ और बिना किसी हिचकिचाहट के उसने विनाश के हल्बर्ट की नोक को वेलगोथ की गर्दन के ठीक सामने रख दिया। बाहर आओ, नहीं तो मैं उसका सिर काट दूंगा, इवान ने ठंडे स्वर में कहा। उसकी नज़र सम्राट के शरीर से कुछ दूर एक स्थान पर चली गई। हालांकि उसकी चेतावनी के बावजूद कुछ नहीं हुआ। ये देखकर इवान की आंखें सिकुड़ गईं और उनमें एक खतरनाक चमक चमक उठी। ऐसा लगता है कि तुम अपनी छिपने की क्षमता को बहुत ज्यादा समझते हो, उसने अपने चेहरे पर एक व्यंग्यात्मक भाव के साथ कहा और अगले ही पल हल्बर्ट की नोक को और आगे दबाया, जिससे वह सम्राट वेलगोथ की गर्दन में थोड़ा सा घुस गई। रुको। जिस क्षण हल्बर्ट की नोक वेलगोथ की त्वचा से टूट गई और खून बहने लगा, कुछ ही दूर से एक चिंतित आवाज आई और मोरवेल की आकृति अचानक वहां प्रकट हुई। इवान ने मोरवेल को ठंडी आंखों से देखा और उसे पीछे हटने का इशारा किया। मोरवेल ने इवान के आदेश की अवहेलना करने की हिम्मत नहीं की और जल्दी से पीछे हट गया। उसे डर था कि अगर उसने आज्ञा नहीं मानी तो इवान वास्तव में सम्राट वेलगोथ का सिर काट सकता है। जब मोरवेल पीछे हट गया तो गोबू और अन्य छाया मरे हुए लोग भी वहां पहुंच गए और इवान की रक्षा करने के लिए आगे बढ़े, खुद को उसके और एल्ड्रिच प्राणियों की सेना के बीच में खड़ा कर लिया। उन्हें वेलगोथ के शरीर के पास जाने से रोकने के लिए एक अवरोध बनाया। इवान ने हजारों एल्ड्रिच प्राणियों को देखा जो मोरवेल के साथ खड़े थे और गहरी सोच में पड़ गया। मुझे उनके साथ क्या करना चाहिए, उसने खुद से सोचा। उसकी नज़र सम्राट वेलगोथ के शरीर पर वापस चली गई। क्या मुझे सम्राट वेलगोथ सहित उन सभी को मार देना चाहिए, या मुझे? अध्याय 1169 आत्मा की सील तोड़ना भाग 2। मोरवेल और अन्य एल्ड्रिच जीव इवान और उसके छाया मरे हुओं से कुछ किलोमीटर दूर खड़े थे। उनके चेहरे पर गंभीर भाव थे। सम्राट वेलगोथ अपने साथ लगभग 1 लाख सैनिक लेकर आए थे, लेकिन पहले की लड़ाई के दौरान उनमें से लगभग 10,000 की मृत्यु हो गई, जिससे लगभग 90,000 एल्ड्रिच जीव पीछे रह गए। इवान ने सम्राट वेलगोथ और एल्ड्रिच जीवों की सेना के बीच आगे पीछे देखा, इस बारे में सोचते हुए कि स्थिति को कैसे संभाला जाए।
सम्राट वेलगोथ की धीरे धीरे बढ़ती जीवन शक्ति से इवान बता सकता था कि अज़रागोथ दुनिया की शक्ति धीरे धीरे उसकी आत्मा को ठीक कर रही थी और ज़्यादा से ज़्यादा एक दिन में वेलगोथ की जमी हुई आत्मा ठीक हो जाएगी। वह सम्राट वेलगोथ को उसके ठीक होने के मुद्दे से बचने के लिए सीधे मार सकता था, लेकिन उसे मारने से पहले इवान वेलगोथ से सारी जानकारी हासिल करना चाहता था। पहले की घटना को याद करते हुए जब उसने सोल स्लेयर व आर्ट्स का इस्तेमाल किया था और युद्ध शुरू होने से पहले सम्राट वेलगोथ ने जो उल्लेख किया था, इवान ये जानने के लिए बेताब था कि कौन उसे जीवित पकड़ना चाहता है। मैं उसके जागने से पहले उसके शरीर के अधिकांश हिस्से को काटकर उसे गंभीर रूप से घायल कर सकता हूँ, लेकिन कौन जानता है कि रैंक 5 कोर रिवॉल्वर के पास किस तरह की चाल होगी। अगर कुछ भी गलत हुआ तो वह भाग सकता है और मेरी जान गंभीर खतरे में पड़ जाएगी। इवान ने मन ही मन सोचा और आह भरी, काश अनास्तासिया यहाँ होती, मैं उससे वही अभिशाप इस्तेमाल करने के लिए कह सकता था जो उसने लियोपोल्ड पर इस्तेमाल किया था ताकि इस वेलगोथ को भी गुलाम बना सके। तब मुझे वह सारी जानकारी मिल सकती थी जिसकी मुझे ज़रूरत थी, इवान ने खुद से कहा और लंबे समय तक सोचने के बाद उसने एक गहरी सांस ली और गोबो और अन्य छाया मरे हुओं पर नज़र डाली। मुझे अपनी ऊर्जा पुनः प्राप्त करने की ज़रूरत है। अगर वे लोग कुछ भी चालाकी करने की कोशिश करते हैं तो तुरंत इस आदमी को 1,00,000 टुकड़ों में काट दे, उसने सम्राट वेलगोथ की ओर इशारा करते हुए कहा। इवान की आवाज़ बहुत तेज थी और मोरवेल और दूसरे एल्ड्रिच प्राणियों ने भी उसे सुना। उसे अपने सम्राट को काटने के बारे में इतनी सहजता से बोलते हुए सुनकर मानो वह कोई सब्जी हो। उनके चेहरे गुस्से से विकृत हो गए और उन्होंने अपने दांत पीस लिए। इवान ने एल्ड्रिच प्राणियों से निकलने वाले क्रोध की लहर को महसूस किया, लेकिन उसने उनकी परवाह नहीं की। वह अपनी छाया मरे हुओं के बीच बैठ गया, अपनी आंखें बंद कर लीं और अपनी चेतना को अपनी आत्मा में गहराई तक डूबने दिया जहां आत्मा की मुहरें रखी गई थीं। अपनी आत्मा पर आत्मा की मुहरों को देखते हुए इवान को एजरोथ की सलाह याद आई और उसने ऊपर से एक मुहर तोड़ने का फैसला किया। अब जब उसकी आध्यात्मिक शक्ति रैंक 4 कोर रिवॉल्वर के बराबर थी तो जिस क्षण उसने मुहर पर हमला करना शुरू किया, उसकी आत्मा की शक्ति ज्वार की लहर की तरह बढ़ गई, जिससे तुरंत उस मुहर में दरारें पड़ गईं जिसे वह निशाना बना रहा था। बस कुछ ही सेकंड में पूरी आत्मा की मुहर दरारों से भर गई और एक आखिरी धक्का के साथ धमाका, सील टूट गई और इवान के दिमाग में यादों की बाढ़ आ गई। उफ! इवान कराह उठा, क्योंकि यादों की बाढ़ उसके दिमाग में घुस गई, जिससे उसे तेज सिरदर्द होने लगा। इवान अपने आप को इस तीव्र सिरदर्द से परेशान किए बिना नहीं रह सका और उसे लगा कि कुछ ठीक नहीं है। हालांकि उसने पहले भी आत्मा की सील तोड़ी थी, लेकिन ये पहली बार था जब उसे इतना तेज सिरदर्द हुआ। पहले सिरदर्द हल्का होता था, लेकिन अब दर्द उसकी आत्मा में फैल रहा था, जिससे उसे पीड़ा में अपने दांत पीसने पर मजबूर होना पड़ा। इवान के चारों ओर पहरा दे रहे छाया मरे हुए लोग उसे गंभीर भाव से देख रहे थे, क्योंकि उन्होंने देखा कि उसके शरीर पर कुछ अजीबोगरीब नक्काशी दिखाई देने लगी थी, जिसमें उसका चेहरा भी शामिल था। हालांकि इवान ने रैंक 6 कवच पहना हुआ था, लेकिन उसके शरीर पर दिखाई देने वाली नक्काशी ने एक भयानक ऊर्जा जारी की, जिससे वे कवच के नीचे भी दिखाई देने लगीं। उत्कीर्णन ने सिर्फ उसके भौतिक शरीर को ही नहीं चिन्हित किया था, उसकी आत्मा, जो वर्तमान में दर्द से कराह रही थी, भी इन अजीब चिन्हों से अंकित थी। अरे, यह क्या हो रहा है? इवान ने मन ही मन को कोसा। अपने दांत पीसते हुए उसने यादों की बाढ़ को आत्मसात करने और संसाधित करने की कोशिश की। जितनी ज्यादा यादें उसने आत्मसात की, दर्द उतना ही ज्यादा होता गया और यहाँ तक कि उसकी आत्मा भी अपनी सीमा तक पहुंचने लगी। जैसे जैसे ज्यादा से ज्यादा यादें उसके दिमाग में भरती गईं, उसके शरीर पर उत्कीर्णन गहरा होता गया और उससे एक अजीब आभा निकलने लगी। दूर खड़े एल्ड्रिच प्राणियों ने भी इस अजीब आभा को महसूस किया और उनके भाव बदल गए। यह अजीब ऊर्जा क्या है? मोरवेल ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, ये समझने की कोशिश करते हुए कि इवान क्या कर रहा था। उसके बगल में खड़े उथेरिक और निथोर के चेहरे पर भी चिंता के भाव थे। वे दोनों चुपचाप प्रार्थना कर रहे थे कि इवान उनके साथ कोई चाल न चले और सम्राट वेलगोथ को न मारे। हालांकि वे रैंक 4 कोर रिवॉल्वर्स थे और इवान केवल रैंक 3 था, लेकिन वे सीधे उसका सामना करने के बारे में बहुत आश्वस्त नहीं थे। आखिरकार सम्राट वेलगोथ, जो उनमें से सबसे शक्तिशाली था, को भी उसने एक बेजान कठपुतली में बदल दिया था और उसकी आत्मा को उसने जमा दिया था। इसलिए, हालांकि वे जानना चाहते थे कि इवान क्या करने की कोशिश कर रहा था, उनमें से किसी ने भी आगे बढ़कर जांच करने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि उन्हें डर था कि इवान की छाया मरे हुए लोग वेलगोथ को मार सकते हैं, या इससे भी बदतर, इवान उन्हें भी बेजान कठपुतलियों में बदल देगा। जैसे जैसे समय बीतता गया, इवान से निकलने वाली अजीब आभा और अधिक तीव्र होती गई, जो सैकड़ों हजारों किलोमीटर तक फैल गई। उसके शरीर और आत्मा पर उत्कीर्णन चमक रहे थे, जिससे एक फीकी प्राचीन आभा निकल रही थी। इवान का पूरा शरीर ठंडे पसीने से भीग गया था और वह अपने दांत पीस रहा था, अपनी आत्मा में जलन और तेज सिर दर्द को सहने के लिए संघर्ष कर रहा था। 6 घंटे बाद, जब इवान की आत्मा अपनी पूर्ण सीमा पर पहुंच गई, तो यादों का प्रवाह आखिरकार बंद हो गया और उसकी आत्मा में जलन कम होने लगी।
उसी समय उसके शरीर और आत्मा पर चमकती हुई उत्कीर्णन फीकी पड़ने लगी, मानो उसके अस्तित्व के सार के साथ विलीन हो रही हो, और कुछ ही मिनटों में वे पूरी तरह से गायब हो गईं। उत्कीर्णन के गायब होने के साथ अज़रागोथ दुनिया में लाखों किलोमीटर तक फैली अजीब आभा भी गायब हो गई। जैसे ही अजीब आभा गायब हुई, इवान ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं, और जैसे ही उसने ऐसा किया, उसके चारों ओर की दुनिया हिलना बंद हो गई और अंतरिक्ष खुद ही जम गया, क्योंकि उसकी आंखों में एक जटिल रून टिमटिमा रहा था। आत्मा की सील तोड़ने के बाद उसे जो नया ज्ञान मिला था, उसके प्रभाव को देखकर इवान ने गहरी सांस ली और अपने उत्साह को शांत करने की कोशिश की। अरे वाह, इस बार मुझे वाकई कुछ अविश्वसनीय मिला है। अध्याय 1170 रून। इवान ने धीरे धीरे खड़े होते हुए अपने उत्साह को शांत करने की कोशिश की। उसकी आंखों में चमक रहे अजीबोगरीब पैटर्न गायब हो गए और उसके आसपास की हर चीज सामान्य हो गई। उसने अपने शरीर के भीतर बढ़ती ऊर्जा को महसूस किया और महसूस किया कि उसकी सारी आध्यात्मिक शक्ति, विश्वसार और आदिम छाया ऊर्जा जो उसने पहले ली थी, वह उस अजीब अवस्था के कारण पूरी तरह से ठीक हो गई थी जिसमें वह प्रवेश कर गया था। मैंने अपनी सारी ऊर्जा वापस पा ली है। यह उस चीज से संबंधित होनी चाहिए, उसने सोचा। आत्मा की सील तोड़ने के बाद उसे जो सबसे महत्वपूर्ण चीज मिली थी उसे याद करते हुए, और उसके होठों पर धीरे धीरे मुस्कान आ गई। इस बार आत्मा की सील तोड़ने के बाद उसने पहले की तरह कोई स्मृति अनलॉक नहीं की थी। इसके बजाय उसे एक निश्चित विषय के बारे में ज्ञान प्राप्त हुआ, रून। और उसने जो रून का ज्ञान प्राप्त किया था वह साधारण नहीं था। सामान्य रूनों के बारे में सीखने के अलावा उसे 2 आदिम रूनों का ज्ञान भी प्राप्त हुआ था। आत्मा की सील तोड़ने और आदिम रूनों के बारे में ज्ञान प्राप्त करने के बाद ही इवान को समझ में आया कि वे कितने दुर्लभ और कीमती हैं। उसने जो जानकारी हासिल की उसके अनुसार पूरे ब्रह्मांड में एक विशेष प्रकार का केवल एक ही आदिम रून मौजूद हो सकता है। उदाहरण के लिए, इवान के पास जो रून ऑफ इवोल्यूशन है वह भी एक आदिम रून है। अब जब यह इवान के पास है तो पूरे ब्रह्मांड में कोई और इसका उपयोग नहीं कर सकता। अगर कोई रून ऑफ इवोल्यूशन को खींचने में कामयाब भी हो जाता है तो यह अर्थहीन होगा, क्योंकि यह रून पहले से ही उसके साथ जुड़ चुका है। किसी और के लिए रून ऑफ इवोल्यूशन तक पहुंचने का एकमात्र तरीका इवान को मारना और उससे इसका स्वामित्व छीनना है। इवान के शरीर पर पहले जो अजीबोगरीब नक्काशी दिखाई दी थी वह वास्तव में स्वामित्व के निशान थे। आत्मा की सील तोड़कर उसने 2 आदिम रूनों का ज्ञान प्राप्त कर लिया था। चूंकि ब्रह्मांड में किसी और को इन 2 विशिष्ट रूनों के बारे में जानकारी नहीं है, इसलिए जिस क्षण इवान ने उन्हें बनाना सीखा, उन्होंने स्वतः ही उसे अपना स्वामी चुन लिया। उसके शरीर पर जो उत्कीर्णन दिखाई दिए थे वे इस स्वामित्व के चिन्ह थे। अब भले ही किसी ने किसी तरह उन 2 आदिम रूनों को बनाना सीख लिया हो, वे उनका उपयोग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इवान ने उन्हें पहले हासिल कर लिया था और केवल एक ही व्यक्ति किसी भी दिए गए आदिम रून का स्वामित्व रख सकता था। इस नए ज्ञान को छांटने के बाद इवान ने अपनी नज़र सम्राट वेलगोथ की ओर घुमाई, जो अभी भी बेजान लाश की तरह जमीन पर बेसुध पड़ा था। हालांकि सम्राट ने पिछले कुछ घंटों में कुछ ताकत हासिल कर ली थी, लेकिन वह अभी भी पूरी तरह से ठीक होने से बहुत दूर था, जिसका मतलब था कि वह फिलहाल इवान के लिए कोई खतरा नहीं था। मैं सोच रहा था कि इस आदमी के साथ क्या करना है, लेकिन रून सीखने के बाद, इवान ने वेलगोथ के शरीर के करीब जाते हुए कहा। उसे अभी अभी मिले रून्स के विशाल ज्ञान में ऐसे कई रून्स थे जिनका इस्तेमाल वह सम्राट को नियंत्रित करने के लिए कर सकता था, जिसमें एक प्रिमोडियल रून्स, रून ऑफ सीलिंग भी शामिल था। हालांकि इवान अभी तक सीलिंग का पूरा रून खींचने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली नहीं था, लेकिन सम्राट वेलगोथ को नियंत्रित करने के लिए पूरे रून का इस्तेमाल करना जरूरी नहीं था। रैंक 5 कोर इवॉल्वर के रूप में वेलगोथ इतना शक्तिशाली नहीं था कि उसे प्रिमोडियल रून की पूरी शक्ति की आवश्यकता हो। रून ऑफ सीलिंग के कुछ ही स्ट्रोक उसकी सारी क्षमताओं को सील करने के लिए पर्याप्त होंगे। बेशक इवान को इस बात का भरोसा था कि यह काम करेगा। इसका एकमात्र कारण यह था कि सम्राट वेलगोथ वर्तमान में बेहोश था और विरोध करने में असमर्थ था। अगर वेलगोथ जाग रहा होता तो इवान के पास उस पर रून ऑफ सीलिंग का सफलतापूर्वक उपयोग करने का मौका नहीं होता। वेलगोथ के सामने खड़े होकर इवान ने कोई समय बर्बाद नहीं किया और अपनी सारी आध्यात्मिक शक्ति को अपनी उंगली की नोक पर केंद्रित कर दिया। उसी समय एक ही विचार के साथ उसने रून ऑफ सीलिंग से संबंधित उत्कीर्णन को सक्रिय कर दिया जो पहले उसके शरीर पर दिखाई दिया था। जैसे ही उसने उत्कीर्णन को सक्रिय किया, जो जटिल पैटर्न गायब हो गए थे वे उसकी त्वचा पर फिर से दिखाई दिए, एक प्राचीन रहस्यमय ऊर्जा के साथ मंद रूप से चमक रहे थे। उसने अपनी उंगलियों पर जो आध्यात्मिक शक्ति एकत्र की थी वह एक आसमानी नीले प्रकाश के साथ चमक उठी, जो आदिम शक्ति से गूंज रही थी। नोव एल बी JNN। अपने दिमाग में सीलिंग के रून के ज्ञान के साथ इवान सम्राट वेलगोथ के बगल में बैठ गया। उसकी आंखें सिकुड़ गईं क्योंकि उसने अपनी उंगली सम्राट वेलगोथ की छाती के ठीक ऊपर ले जाई, जहां उसका दिल स्थित था। जैसे ही इवान ने अपनी उंगली हिलाई, उसकी उंगलियों पर हल्की नीली आध्यात्मिक ऊर्जा चमक उठी और हवा में एक रून आकार लेने लगा। सीलिंग के आदिम रून के लिए कुल 506 जटिल पैटर्न की आवश्यकता थी, जिनमें से प्रत्येक के लिए बहुत अधिक ध्यान और शक्ति की आवश्यकता थी।
उनमें से केवल 6 पैटर्न बनाने के बाद इवान को पहले से ही अपनी ताकत में एक महत्वपूर्ण कमी महसूस हुई और उसकी आधी से अधिक आध्यात्मिक ऊर्जा समाप्त हो गई क्योंकि उसके माथे से पसीने की बूंदें टपकने लगीं। आदिम रून को गढ़ने का भार उसकी कल्पना से परे था, जिससे उसे एहसास हुआ कि ऐसी शक्ति के लिए बहुत अधिक प्रयास की आवश्यकता है। जब उसने 7वें पैटर्न का पता लगाने के लिए अपनी उंगली फिर से हिलाई तो उसने तुरंत महसूस किया कि उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा का 20% और खत्म हो गया है। फिर भी जैसे ही 7वां पैटर्न पिछले 6 से जुड़ा, नवजात रून से एक जबरदस्त सीलिंग बल फूट पड़ा। आदिकालीन रून अस्तित्व में सबसे शक्तिशाली रूनों में से एक हैं और ईवान द्वारा खींचा जा रहा सीलिंग रून, यदि पूरी तरह से साकार हो जाए तो पूरे ब्रह्मांड को सील करने की क्षमता रखता है। भले ही उसने सीलिंग रून का केवल एक अंश ही पूरा किया था, लेकिन इससे निकलने वाली विशुद्ध शक्ति चौंका देने वाली थी। क्षण भर के लिए समय स्वयं रून से प्रभावित क्षेत्र में रुक गया, मानो वास्तविकता का प्रवाह क्षण भर के लिए इसकी शक्ति से बाधित हो गया हो। हालांकि क्योंकि यह पूरे रून का केवल एक छोटा सा हिस्सा था, समय ने 1 सेकंड बाद अपना मार्ग फिर से शुरू कर दिया। अप्राकृतिक शांति की लहर उतनी ही तेजी से गायब हो गई जितनी तेजी से वह दिखाई दी थी। ईवान की आंखें सिकुड़ गईं क्योंकि उसने अपने सामने 7 पूर्ण पैटर्न की जांच की और संक्षेप में आगे बढ़ने और 8वें को खींचने के बारे में सोचा, लेकिन जिस क्षण उसने 8वें पैटर्न को खींचने के बारे में सोचा, एक सहज चेतावनी उसके दिमाग में आई, जिसने उसे रुकने के लिए मजबूर कर दिया। अगर मैं 8वां पैटर्न बनाने की कोशिश करता हूं तो मेरी आत्मा सूख जाएगी, उसने सोचा। थोड़ा सा हौंफते हुए उसने अपने माथे से पसीना पोंछा और वहीं रुकने का फैसला किया। हालांकि यह सीलिंग के पूरे रून का केवल एक छोटा सा हिस्सा है, लेकिन यह सम्राट वेलगोथ की शक्तियों को दबाने के लिए पर्याप्त से अधिक है जब तक कि मुझे उनसे आवश्यक उत्तर नहीं मिल जाते, उसने सोचा, उसके सामने रून से आने वाली भयानक सीलिंग शक्ति को महसूस करते हुए। एकाग्र विचार के साथ उसने सीलिंग के रून के 7 पैटर्न वाले टुकड़े को नियंत्रित किया, इसे नीचे की ओर धकेलते हुए इसे सम्राट वेलगोथ की छाती की ओर निर्देशित किया, जहां उसका कोर स्थित था। एकाग्र विचार के साथ उसने सीलिंग रून के 7 पैटर्न वाले टुकड़े को नियंत्रित किया, उसे नीचे की ओर धकेला, उसे सम्राट वेलगोथ की छाती की ओर निर्देशित किया, जहां उसका मूल स्थित था। जिस क्षण रून ने वेलगोथ की छाती को छुआ, वह उसकी देह में धंस गया और दृष्टि से ओझल हो गया। जिस क्षण रून उसके शरीर में धंस गया, सम्राट के शरीर के भीतर एक शक्तिशाली सीलिंग बल फूट पड़ा, जो एक अदृश्य सांप की तरह उसकी नसों में फैल गया और उसकी ताकत को बंद कर दिया। उसी समय शून्य से कुछ काली जंजीरें निकलीं, जिन्होंने वेलगोथ के मांस को बांध दिया और उसके शक्तिशाली शरीर को एक साधारण व्यक्ति में बदल दिया, जो साधारण गोलियों के लिए भी असुरक्षित था।